ठीक है, हमारा जो अभी प्रेजेंट टास्क चल रहा है वो लॉगिन स्क्रीन जनरेट करने का है, और लॉगिन स्क्रीन के अंदर ही जैसे ही हम लोग लॉगिन स्क्रीन तैयार कर लेंगे तो उसके अंदर हम लोग क्या क्या काम कर चुके होंगे। उसमें सबसे पहला काम हम लोग कर चुके होंगे कि अपने बैकएंड को एपीआई से, बैकएंड एपीआई दोनों को हिट करने का हमें तरीका पता लग जाएगा, कैसे हम लोग हिट करते हैं, कैसे हम लोग डेटा फ्रंट एंड से या फ्लटर ऐप से अपने डेटाबेस के अंदर हम लोग डेटा भेज सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि क्लासेस कैसे बनेंगी डेटा के लिए, ये हम लोग देखने वाले हैं, क्लासेस फॉर डेटा हैंडलिंग। ठीक है, और एडिशनल फंक्शंस हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, ये हम लोग इसके अंदर देखने वाले हैं। एडिशनल फंक्शन हम लोग कैसे बनाते हैं, ये तीन चीज हमारी कवर होने वाली है। तो बेसिकली सबसे पहली चीज जो है वो है कि हमें फ्रंट एंड एक डिजाइन करना है। तो मैंने फ्रंट एंड डिजाइन करने के लिए क्या किया है, एक नई एक्टिविटी बनाई हुई है, ठीक है, जिसका नाम मैंने रखा लॉगिन। तो मैंने होम के स्प्लैश स्क्रीन किया कि यूजर वाले डायरेक्टरी के अंदर, यूजर वाले पैकेज के अंदर मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, और राइट क्लिक करके, एक सेकंड ये कैंसिल, हाँ, राइट क्लिक करके मैंने न्यू, और इसमें डार्ट फाइल मैंने एक क्रिएट करी। यहाँ पे देखो डार्ट फाइल दिखा रहा है, ये डार्ट फाइल मैंने क्रिएट कर दी, और डार्ट फाइल का नाम मैंने रखा login.dart। ठीक है, dart अपने आप लगाएगा, मैंने सिर्फ लॉगिन लगाया था तो वो एक्सटेंशन उसने अपने आप लगा लिया। लगाने के बाद में मैंने इसके अंदर फ्लटर पैकेज इंपोर्ट किया, मटेरियल, और दूसरा विजिट। तीसरा पैकेज मैंने शेयर्ड प्रेफरेंसेस का इंपोर्ट कर रखा है ऑलरेडी, ताकि मेरे को, क्योंकि आगे जो JWT टोकन हमारा जनरेट होगा वो मैं शेयर्ड प्रेफरेंसेस के अंदर स्टोर करूंगा। गाइस सबसे पहले तो ये समझो कि शेयर्ड प्रेफरेंसेस होती क्या है। शेयर्ड प्रेफरेंसेस क्या होता है कि हमारी जो ऐप है ना, ये ऐप कुछ डेटा फोन के अंदर, मतलब हमारे जो सिस्टम है, हमारा जो जो रनिंग सिस्टम है या हार्डवेयर है, उस हार्डवेयर के अंदर थोड़ा डेटा जो है ना रखने की इसके पास कैपेबिलिटी होती है। ये अपने पास यहाँ पे डेटा सेव करके रख सकता है, ठीक है। और वो जो लोकेशन होती है, जिस जिस लोकेशन में डेटा सेव करके रखता है, उस लोकेशन को हम बोलते हैं शेयर्ड प्रेफरेंसेस। शेयर्ड प्रेफरेंसेस को यूज करने के लिए हमें शेयर्ड प्रेफरेंसेस की जो प्लगइन है, जो पैकेज है, उस पैकेज को इंपोर्ट करना होता है। तो मैंने जो हमारा pubspecs.yml जो फाइल है, उस फाइल के अंदर मैंने यहाँ पे शेयर्ड प्रेफरेंसेस नाम का पैकेज जो है वो इंपोर्ट किया हुआ है। ये इंपोर्ट करने के लिए फ्लटर जो वो है pub.dev जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट से मैंने ये पूरा का पूरा इंपोर्ट कर लिया। देन इंपोर्ट करने के बाद में अब मैं क्या कर रहा हूँ, वापस लॉगिन डार्ट में आते हैं। मैंने एक स्टेटफुल विजिट बनाया जिसका नाम रखा लॉगिन, ओके। और उस स्टेटफुल विजिट के अंदर जैसा कि हम लोग करते हैं, स्टेटफुल विजिट जब बनाते हैं तो उसके अंदर हमें क्या करना होता है, उसकी स्टेट डिफाइन करनी होती है यूजिंग कंस्ट्रक्टर। तो मैंने कंस्ट्रक्टर के थ्रू यहाँ पे लॉगिन स्टेट के लिए एक स्टेट डिफाइन कर दी, ये लॉगिन अंडरस्कोर लॉगिन स्टेट। अब ये लॉगिन स्टेट हो गया। देन लॉगिन स्टेट की हम लोग स्टेट डिफाइन करेंगे। तो स्टेट डिफाइन करने के लिए हमने एक और क्लास बनाई जिसका नाम हमने रखा अंडरस्कोर लॉगिन स्टेट, क्योंकि यहाँ पे अंडरस्कोर लॉगिन स्टेट हमने यूज किया था। तो बनाया, बनाने के बाद अब इस क्लास के अंदर हम लोग बनाएंगे एक्चुअल हमारा यूआई। ये जो यूआई आप लोगों को साइड में दिख रहा है एमुलेटर में रन करता हुआ, रेड कलर का है, इस पे एंटर योर ईमेल और एंटर योर पासवर्ड, दो चीज दिखाई दे रही है आप लोगों को। तो ये चीज के लिए हमने यहाँ पे किया है। तो अब देखिए इसमें मैंने क्या किया, जैसी ये लॉगिन स्टेट बनाई, इसका एक ओवरराइड मैंने बनाया बिल्ड, ठीक है, जो हर बार हम लोग बनाते हैं, जब भी हम लोग क्रिएट करते हैं तो ओवरराइड ये ऑटोमेटिक क्रिएट करता है। इसमें मैंने बिल्ड सेक्शन बना दिया कि यहाँ पे होगा हमारा एक्चुअल जो दिखने वाला कंटेंट है वो सारा का सारा इस बिल्ड के अंदर होगा, इस बिल्ड फंक्शन के अंदर होगा, इस बिल्ड विजिट के अंदर होगा। तो ऊपर मैंने क्या किया, ये टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर डिफाइन कर लिए, ईमेल और पासवर्ड। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे इस स्क्रीन पे दो टेक्स्ट फील्ड के साथ में काम करना है, ठीक है। अभी ये जो नीचे जो ये सेक्शन आ रहा है इसको इग्नोर करना, अभी मैं बताऊंगा इसको कैसे रिमूव करते हैं। बट हमने यहाँ पे दो टेक्स्ट फील्ड यूज करनी है, पासवर्ड और ईमेल। तो ईमेल और पासवर्ड टेक्स्ट फील्ड के लिए मैंने दो टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर यहाँ पे बनाए हैं। ये दोनों के दोनों कंट्रोलर क्या करते हैं, ये हमारा जो टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो भी डेटा आएगा उस टेक्स्ट फील्ड के अंदर डेटा को हैंडल करना है या उसको कंट्रोल करने के लिए हमारी हेल्प करते हैं। देन ये दोनों डिफाइन कर दिए मैंने। डिफाइन करने का तरीका वही है, फाइनल हम लोग लेंगे और टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग कंस्ट्रक्टर कॉल कर देंगे टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर का। आप लोगों ने क्लास बनाते टाइम ये किया होगा ना, कोई भी क्लास होती है तो उस क्लास का हम लोग अगर ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो क्लास का नाम फिर ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं, और अगर हमें इमीडिएटली उसका कंस्ट्रक्टर भी कॉल करना होता है तो हम लोग क्लास का नाम ही दोबारा लिख के उसके आगे फंक्शन के पैरामीटर लगा देते हैं, पैरेंथेसिस लगा देते हैं, सो डेट कि वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाए। तो हमने ये यहाँ पे क्लास के ऑब्जेक्ट कॉल कर दिए। नाउ नेक्स्ट थिंग इज
कि जब ये हमने बना दिया है तो बनाने के बाद अब हम लोग बिल्ड के अंदर चलते हैं, बिल्डिंग करते हैं, इसके मतलब इसका बिल्डअप करते हैं। बिल्डअप में आप लोगों को स्क्रीन पे सामने दिखाई दे रहा है कि बैकग्राउंड में कलर है रेड। तो ये पक्की बात है कि एक बैकग्राउंड में जो बॉडी कलर है, बॉडी का जो कलर है वो रेड रहेगा, पहली चीज। दूसरा एक लॉगिन पेज है, एक टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे लॉगिन पेज, ठीक है, बहुत छोटा सा दिख रहा है अभी, लेकिन मतलब एक्चुअली अगर फोन में हम लोग चलाएंगे तो उसके अंदर बड़ा दिखेगा रेजोल्यूशन के हिसाब से। तो लॉगिन पेज यहाँ पे है, ठीक है, टेक्स्ट एक हमें ऐड करना है, उसके बाद एक टेक्स्ट फील्ड है, एक टेक्स्ट फील्ड है, और उसके बाद एक साइन इन का बटन है यहाँ पे, ठीक है। ये बटन जो है ये फ्लैट बटन है क्योंकि हमें अलग से उभरा हुआ दिखाई नहीं दे रहा, मतलब एनग्रेव्ड दिख रहा है हमें। तो हमने इस पूरी की पूरी स्क्रीन को सेक्शंस में डिवाइड किया अपने माइंड में। कैसे? पहली चीज हमने देखी कि हमें बैकग्राउंड कलर बनाना है, तो ये चीज हमारे पास नोट हुई। देन टेक्स्ट लेना है, ठीक है, और ये टेक्स्ट के आसपास देखो हमने कहाँ लिया है इसको, बिल्कुल मतलब ऊपर से भी थोड़ा सा गैप दिया है और इसको नीचे से भी थोड़ा सा गैप दे करके, साइड लेफ्ट राइट से भी हमने थोड़ा सा गैप दे करके इसको बनाया है ताकि ये सेंटर में यहाँ पे हम लोगों को दिखाई देता रहे। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे लिया है ईमेल, यहाँ पे लिया है पासवर्ड और यहाँ पे लिया है बटन। सो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो इस पूरी स्क्रीन को कंटेनर्स, कॉलम्स एंड लिस्ट व्यू में डिवाइड करेंगे। लिस्ट व्यू, कंटेनर्स एंड कॉलम्स, ठीक है, कंटेनर, कॉलम और लिस्ट व्यू के अंदर डिवाइड करेंगे। लिस्ट व्यू का मतलब है लिस्ट के हिसाब से हमें डेटा मिलेगा, मतलब विजिट्स हमें दिखाई देंगे। लिस्ट व्यू का मतलब ये है कि हमें जो भी इस लिस्ट व्यू के अंदर हम कंटेंट डालेंगे वो कंटेंट जो होगा ना वो स्क्रॉलेबल होगा, मतलब कि हम इसको ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर सकते हैं। अगर चाहें तो इसकी डायरेक्शन चेंज करके हम इसे राइट टू लेफ्ट भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी एट प्रेजेंटली हमें जो है ना ये लिस्ट व्यू के अंदर हमें इसको वर्टिकली मूव कराना है। तो जैसे ही देखो अभी क्या हो रहा है, जैसे मैं ईमेल पे क्लिक करता हूं तो टेक्स्ट फील्ड में नीचे कीबोर्ड आते हैं, यहाँ पे एक ये येलो कलर की लाइन बनी हुई आ रही है। ये क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पे ना स्पेस और मार्जिन जो है वो चेंज हो गया है, स्टेट चेंज हो गई, इसकी स्पेस चेंज हो गया। देखो ये जो अभी स्पेस है ये पूरा पूरा है, लेकिन जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो कीबोर्ड की वजह से क्या हो रहा है कि हमारा स्पेस जो है ना, स्क्रीन स्पेस कम हो गया हमारी ऐप के लिए। तो ये एरर जो है वो दिखा रहा है कि आपकी स्क्रीन जो है ना इतने पिक्सल कम हो गई है और आपने इसको हैंडल करने के लिए कोई मतलब मैकेनिज्म यूज नहीं किया है। तो अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, यहां पे यूज करेंगे लिस्ट व्यू। जैसे हम लोग लिस्ट व्यू यूज करेंगे तो ये स्क्रीन जो है ना स्क्रॉलेबल हो जाएगी, ताकि नीचे अगर कीबोर्ड भी आ जाए तो भी हम स्क्रीन को स्क्रॉल करके और यूज कर सके, ठीक है। अब देखो अगर मैं अभी ये जो सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा है तो वही चीज अगर मैं कंटेंट देखूं तो मैंने यहां पे क्या किया हुआ है, ओपन करते हैं, स्कैफोल्ड है, स्कैफोल्ड रिटर्न कर रहे हैं हम लोग। स्कैफोल्ड के अंदर देखो बैकग्राउंड कलर कलर्स डॉट रेड, एक कंसेप्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया, कलर्स डॉट रेड हमने ले लिया। इसके अंदर रेड के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास और रेड के बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखाने लग जाएगा। जो भी कलर आपको पसंद हो वो कलर यूज कर सकते हैं, उनके हेक्साडेसिमल कोड भी यहाँ पे आते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई हेक्साडेसिमल कोड लेना चाहते हैं जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 0 और x उसके आगे इंक्लूड करना होगा। और यूज करने के बाद में जैसे आप 0x यूज करेंगे तो कलर का कांस्टेंट में यूज करना बताऊंगा, तो वहां पे हम लोग वो कोड HTML कोड उसमें प्लेस कर सकते हैं। तो अगर रेड है तो रेड को मैं अगर यहाँ पे चाहूँ तो रेड की प्रॉपर्टीज चेंज करके इसको पिंक कर सकता हूँ। मैं पिंक करूंगा और मैं इसे सेव करता हूँ, ये रिलोड करता हूँ तो देखते हैं इसके कलर चेंज हो गया, पिंक हो गया। मैं चाहता हूँ इसको ब्लू करना है तो ब्लू कर देते हैं, ब्लू। मैं फिर से सेव करता हूं तो देखिए ब्लू हो गया, ठीक है। तो स्क्रीन को हम लोग इस तरीके से हमने पूरी, ये बैकग्राउंड है और इसके अंदर आप लोग एक चीज और देखिए कि यहां ये जो मेन स्क्रीन है इस मेन स्क्रीन का कलर अलग है और ऊपर जो स्टेटस बार चल रहा है उस स्टेटस बार का कलर हमेशा एक शेड ऊपर आता है, मतलब डार्कर शेड आती है ताकि वो स्टेटस बार अलग से डिफाइन हो सके। तो जैसे हम ये करते हैं तो देखो अभी यहाँ पे एक स्टेटस बार का कलर जो है एक शेड इससे ऊपर डार्कर चल रहा है, ठीक है। तो ये हमने ऐसे कलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने लिया लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू का मतलब है कि हमने यहाँ पे लिस्ट शो करनी है, तो इसके लिए मैंने लिस्ट व्यू लिया हुआ है और यहाँ पे मैं कीबोर्ड पे क्लिक करता हूँ। अभी भी वो एरर आ रहा है, नहीं देखो अब वो एरर नहीं आ रहा, लिस्ट व्यू लिया हुआ है ना, तो मैं इसको स्क्रॉल कर सकता हूँ ऐसे, इस तरीके से मैं स्क्रॉल कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो लिस्ट व्यू हटाऊंगा तो फिर वो वापस पहले जैसा ही एरर आने लग जाएगा, ठीक है। तो लिस्ट व्यू है, लिस्ट व्यू के अंदर मैंने क्या किया, क्योंकि लिस्ट जो आइटम है उसके अंदर होते हैं मल्टीपल विजिट्स, ठीक है, मल्टीपल विजिट्स, तो इसलिए हम यहाँ पे चिल्ड्रन लेकर के चलते हैं और बाकी जितने भी विजिट्स है ना जो सिंगल विजिट्स वाले होते हैं उनके अंदर हम लेकर के चलते हैं चाइल्ड। देखो जैसे कंटेनर है वो सिंगल विजिट चलता है तो इसलिए उसके अंदर हमने लिया चाइल्ड, ठीक है।
और जो मल्टीपल विजिट्स वाले वो हैं विजिट्स हैं, उसके अंदर हम लोग लेकर कर चलते हैं चिल्ड्रंस। तो चिल्ड्रंस में क्या होगा कि मतलब मल्टीपल हम इसके अंदर लगाते जाएंगे। तो आप देखो स्ट्रक्चर अगर आप लोग देखोगे तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पे लिया है लिस्ट व्यू बॉडी के अंदर, और लिस्ट व्यू के अंदर चिल्ड्रन के अंदर मैंने पहला चिल्ड्रन डिफाइन किया, वो है एक कॉलम। ठीक है, कॉलम मतलब कि वर्टिकली लिस्ट ऑफ विजिट, इट्स अ वर्टिकल लिस्ट ऑफ विजिट, बट वो लिस्ट ऑफ विजिट जो है वो आपकी स्क्रॉलेबल नहीं होगी। ठीक है, कॉलम स्क्रॉलेबल नहीं होता, लिस्ट व्यू स्क्रॉलेबल होता है, इसलिए लिस्ट व्यू के अंदर हमने कॉलम लिया है। और ये एक सीरीज में एक के नीचे एक मतलब ये विजिट्स को प्लेस करता जाएगा, इसलिए हमने कॉलम्स लिए हैं। अब कॉलम लेने के बाद में कॉलम के अंदर देखते हैं, तो देखो मैंने एक कॉलम भी मल्टीपल विजिट्स स्टोर कर सकता है, इसलिए उसके लिए भी चिल्ड्रन हमने डिफाइन किया। और उसके अंदर एक कंटेनर रखा है और दूसरा कंटेनर रखा है। कंटेनर क्या है? कंटेनर एक तरीके का बॉक्स है, जिस बॉक्स के अंदर हम लोग अपना कोई भी आइटम या कोई भी आर्टिकल प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने दो कंटेनर लिए। दो कंटेनर किस लिए लिए? एक कंटेनर जो है वो ये लॉगिन पेज रखने के लिए, जो टेक्स्ट है लॉगिन पेज वाला, और एक कंटेनर मैंने लिया है बाकी सारा मटेरियल, लॉगिन पेज के अलावा जो बचा हुआ मटेरियल है वो पूरा का पूरा मटेरियल रखने के लिए। अब कंटेनर के अंदर, ऊपर वाले कंटेनर के अंदर हम देखेंगे तो टॉप 150 दिखा रहा है। अभी इसको मैं डाउन करता हूं, आप देखो टॉप 150 दिखा रहा है। ये हमने पैडिंग लिया, पैडिंग का मतलब डिस्टेंस, और ओनली का मतलब एक साइड से टॉप 150 लिया है। ठीक है, टॉप 150 मतलब ऊपर से 150। तो मैं इसको अगर 10 इंक्रीज करूं, 160 करता हूं और रिफ्रेश करता हूं, तो देखो लॉगिन पेज थोड़ा सा नीचे मूव हो गया। इसको मैं 200 करता हूं तो लॉगिन पेज और नीचे मूव हो जाएगा। ऐसे ही ये पूरी चीजें जो है ना नीचे मूव करती रहेंगी पैडिंग के साथ में। तो मेरे को ऊपर करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 100 लेता हूं और 100 के बाद में मैं इसको रीलोड करता हूं। तो रीलोड करके देखिए लॉगिन पेज ऊपर पहुंच गया, यहाँ पे लॉगिन। अब मैंने क्या किया, अब इस कंटेनर का मैंने एक चाइल्ड डिफाइन किया। ठीक है, पैडिंग इज अ एट्रीब्यूट, तो चाइल्ड हमने डिफाइन किया अलग से, और चाइल्ड के अंदर अगेन कॉलम ले लिया, और कॉलम के अंदर टेक्स्ट यहाँ पे दे दिया लॉगिन पेज। अब मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट स्टाइल भी यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ। तो कॉमा लगा के मैं इसी के आगे, इसी टेक्स्ट वाले विजिट के अंदर ही मैं डालता हूँ स्टाइल, और स्टाइल के आगे मैं डालता हूँ टेक्स्ट स्टाइल। और टेक्स्ट स्टाइल के अंदर मैं प्रॉपर्टीज जो है पैरामीटर पास करूंगा। कौन सा? मुझे पहला पैरामीटर चाहिए फ़ॉन्ट साइज का, तो मैं लिखूंगा फ़ॉन्ट साइज। ठीक है, और फ़ॉन्ट साइज मुझे कितना रखना है? सपोज मेरे को रखना है 35, और मैं इसको करता हूं सेव। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, देखो लॉगिन पेज हो गया बड़ा। ठीक है, मैं इसको और बड़ा करना चाहता हूं तो मैं इसको 40 कर दूंगा। 40 करके मैं इसको सेव करता हूं, लॉगिन पेज और बड़ा हो गया। अब मैं क्या कहता हूं कि भाई मेरे को इसको ना बोल्ड में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉमा लगा के फ़ॉन्ट वेट लिखूंगा, और फ़ॉन्ट वेट के अंदर मैं लिखूंगा फ़ॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, और मैं इसको सेव करूंगा। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा तो ये बोल्ड में आ गया। ठीक है, इटैलिक में चाहिए, इटैलिक में। इवेंट आप इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फ़ॉन्ट चेंज करने का मैं बताऊंगा, क्योंकि पहले हमें इसके लिए फ़ॉन्ट की यूटिलिटी इसके अंदर डालनी पड़ेगी, पैकेज डालना पड़ेगा फ़ॉन्ट का, तो उसके बाद हम लोग इसमें फ़ॉन्ट चेंज करते हैं। अभी फिलहाल हम लोग जो एग्जिस्टिंग फ़ॉन्ट है उसी के साथ में यूज़ करेंगे। तो ये लॉगिन पेज हमारा तैयार हो गया। तो मैंने इस लॉगिन पेज के चाइल्ड को ऐसे कैसे यहाँ पे बंद कर दिया, इस कंटेनर को मैंने ऐसे कैसे बंद कर दिया। ये कंटेनर का काम हमारा पूरा हो गया। ये कंटेनर हमारे यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, जैसे आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे लॉगिन पेज वाला सेक्शन आ रहा है। ठीक है, अब सेकंड कंटेनर देखते हैं। सेकंड कंटेनर मैंने ओपन किया, इसके अंदर मैंने फिर से पैडिंग डाली वर्टिकल 50, हॉरिजॉन्टल 50। ठीक है, और ये क्योंकि सिमेट्रिक पैडिंग डाली है। देखो ऊपर वाली जो पैडिंग थी वो कौन सी थी? ओनली मतलब एक साइड से चलेगी, मतलब टॉप से 100 साइज का गैप लेकर के चलेगा। लेकिन ये चाहिए सिमेट्रिक करिए मैंने। सिमेट्रिक का मतलब यहाँ पे हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों चीज लेकर के चलेंगे। तो वर्टिकल 50 दिया है, हॉरिजॉन्टल 50 दिया है, तो इसका मतलब ये चारों तरफ से इतना गैप लेकर के चलेगा। अब अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज करता हूँ, इसकी वैल्यू को कर देता हूँ 10, तो 10 करके देखते हैं। देखो आउटपुट, ये लॉगिन पेज जो है हमारा जो सेक्शन है, नीचे वाला कंटेनर जो है ये थोड़ा सा ऊपर मूव कर गया। ठीक है, लॉगिन पेज के पास। और इसको अगर मैं 5 कर दूं तो 5 करने पे देखो ये और ऊपर चला गया। ठीक है, अगर इसको 0 कर दूं तो 0 करके देखो क्या होगा, ये और ऊपर। ये फाइनल वैल्यू है, इससे ऊपर ये नहीं जाएगा, क्योंकि लॉगिन पेज की भी अपनी एक स्पेस है। लॉगिन पेज वाला कंटेनर जो है उसका अपना एक स्पेस है, उस स्पेस के ऊपर ये नहीं जाएगा। एक के नीचे एक आता है। ठीक है, कॉलम में यूज कर रहे हैं ना हम लोग, तो एक के नीचे एक चलता रहेगा। ठीक है, तो मैंने उसके साथ में थोड़ा सा गैप रखने के लिए इसमें 50 दे दिया, सो डैट कि थोड़ा सा गैप रहे लॉगिन पेज और इसके अंदर थोड़ा गैप रहे। हॉरिजॉन्टली अगर हम इसको कम करें तो इसको मैं अगर 10 करके देखूं तो 10 करके देखो क्या होगा। देख रहे हो डिफरेंस? लॉगिन पेज कहाँ से, स्क्रीन साइज जो है वो कहाँ से आ गया। अब हॉरिजॉन्टली ये इस तरफ से बिल्कुल 10 पॉइंट्स का डिफरेंस, 10 पिक्सल्स का डिफरेंस लेके चलने लगा है। मैं 50 दोबारा कर देता हूँ
तो ये फिर से श्रिंक कर जाएगा ताकि सेंटर में, स्क्रीन के सेंटर पे हमें दिखाई दे 50 इस पॉइंट से और 50 स्क्रीन के इस पॉइंट से, दोनों तरफ से राइट और लेफ्ट साइड से 50 का गैप लेकर के चलेगा, मार्जिन लेकर के चलेगा। तो पैडिंग ये काम करती है। नेक्स्ट, अब हमने इस कंटेनर का एक चाइल्ड बनाया और उसके अंदर लिखा फॉर्म। क्यों? क्योंकि हमें टेक्स्ट फील्ड यूज करनी है फॉर्म, मतलब हमें इनपुट लेना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे फॉर्म एक लिया है। तो अब देखिए फॉर्म है, तो फॉर्म पे मैं क्लिक करता हूँ। फॉर्म के अंदर मैंने कॉलम डिफाइन किया है, कॉलम कॉलम ही लेकर के चलना है, मैक्सिमम टाइम हम लोग कॉलम लेकर के चलेंगे। कॉलम्स के अंदर एक के नीचे एक आता जाएगा, तो हमें मतलब वो डाउट्स नहीं रहेंगे कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है वो किस जगह पे आ रहा है। तो कॉलम लेकर के चल रहे हैं हम लोग। कॉलम के अंदर देखिए मैंने चिल्ड्रन डिफाइन किया अलग अलग। पहला है साइज बॉक्स, दूसरा एक टेक्स्ट फील्ड, इसके अगला टेक्स्ट फील्ड, फिर साइज बॉक्स और फिर एक कंटेनर। देखो इंटरनली हम लोग एक कंटेनर के अंदर दूसरा कंटेनर रख सकते हैं, एक कॉलम के अंदर बहुत सारे विजिट्स इस तरीके से रख सकते हैं, अलग अलग तरीके के विजिट्स हम यहाँ पे ले सकते हैं। एक चीज तो ये, दूसरी चीज ये है हम यहाँ पे फंक्शन भी ले सकते हैं, मतलब पूरा एक स्क्रीन भी यहाँ पे चाहे तो हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं इसके अंदर। बिल्कुल डेफिनेटली स्क्रीन भी इंक्लूड हो जाएगी और वो मतलब मल्टीपल स्क्रीन हमें यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगी कि इतना सेक्शन जो है, मतलब 50% सेक्शन जो है वो एक स्क्रीन है और बाकी जो 50% है वो दूसरा विजिट, दूसरी स्क्रीन दिख जाएगी। तो हम यहाँ पे स्क्रीन भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, एवरीथिंग इज अ विजिट एंड यू कैन ऐड मल्टीपल विजिट इनसाइड सिंगल विजिट। सो ये हमने यहाँ पे मल्टीपल विजिट लिया। पहला साइज बॉक्स, देखो साइज बॉक्स का बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि टेक्स्ट फॉर्म फील्ड जो है ना, इसके साथ में हम साइज बॉक्स यूज करते हैं। जैसे हमने साइज बॉक्स डाला हाइट 20, तो क्या हुआ, ये जो है ना एक टेक्स्ट फील्ड बनाएगा जो उस साइज बॉक्स के अंदर फिटिंग भी बैठेगी। लाइक मैं यहाँ पे करता हूँ 30, तो देखो ये साइज, एक बॉक्स इसने यहाँ पे एक गैप, यहाँ पे एक बॉक्स का गैप इसके अंदर मैच कर दिया। तो 30 का हमने यहाँ पे लिया, 20 ले लेते हैं वापस। ठीक है, और साइज एक बॉक्स इसने वर्चुअली इमेजिनरी बॉक्स यहाँ पे एक बना दिया है, जिसका कुछ मतलब अभी कोई प्रॉपर्टीज है उसके अंदर हमने कुछ और इंसर्ट नहीं किया गैप के लिए। ठीक है, अब देखो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड हमने इंक्लूड किया, ये टेक्स्ट फॉर्म फील्ड आ गया। इसका कंट्रोलर, जब हमने ऊपर यहाँ पे कंट्रोलर डिफाइन किए थे, तो दोनों कंट्रोलर जो है हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। कैसे? हमने कंट्रोलर डिफाइन किया है, ये टेक्स्ट फॉर्म फील्ड का कंट्रोलर, पासवर्ड कंट्रोलर और वैलिडेटर। देखो मैंने बोला था कि हम लोग जब बैकएंड के अंदर वैलिडेशन लगाएंगे, सिमिलरली हम लोग फ्रंट एंड के अंदर भी वैलिडेशन लगाएंगे। तो हमने बोला कि टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के अंदर जो भी वैल्यू है उसके ऊपर हमने वैलिडेटर लगाया। अगर वैल्यू एम्प्टी है तो ये रिटर्न करेगा क्या? एंटर योर ईमेल। और अगर वैलिडेटर के अंदर वैल्यू मतलब कोई भी वैल्यू मतलब मिसिंग है तो ये एंटर योर ईमेल रिटर्न कर देगा, और अगर वैल्यू नहीं है तो उस टाइम पे ये नल रिटर्न कर देगा और एग्जीक्यूट कर जाएगा, आगे मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग फंक्शन कॉल करेंगे। फंक्शन कॉल कब करेंगे? जब हम लोग यहाँ पे डेटा डाल चुके होंगे, और डालने के बाद में हम लोग इसकी वैलिडेशन चेक करेंगे कि ये जो डेटा है ये हमारे अकॉर्डिंग या हमारी ईमेल आईडी या मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा, तो वो काम हम यहाँ पे करेंगे। देन इनपुट डेकोरेशन मैंने दिया। जब भी टेक्स्ट फील्ड लेते हैं तो उसके ऊपर डेकोरेशन लगाना है, लेबल टेक्स्ट। जैसे यहाँ पे एंटर योर पासवर्ड लिखा हुआ आ रहा था, ठीक है, एंटर योर पासवर्ड लिखा हुआ आ रहा है, ऐसे एंटर योर ईमेल लिखा हुआ आ रहा है ऊपर। और उससे आगे हमने इसका स्टाइल भी डिफाइन करना है, तो स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग कॉमा, ठीक है, कॉमा लगा के। अब देखिए स्टाइल डिफाइन करने के लिए लेबल स्टाइल यहाँ पे एट्रीब्यूट दिखा रहा है हमें, तो हम लोग लेबल स्टाइल यूज कर लेते हैं, लेबल स्टाइल। और लेबल स्टाइल के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे डालेंगे टेक्स्ट स्टाइल। वही जो टेक्स्ट स्टाइल ऊपर जैसे हमने यूज किया था वैसे टेक्स्ट स्टाइल हम लोग यहाँ पे डालेंगे। और टेक्स्ट स्टाइल के अंदर अब जो चीज हम डालना चाहते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं। तो कलर मैं प्रॉपर्टी डिफाइन कर देता हूँ, कलर, और इसके अंदर मैं डालता हूँ कलर्स डॉट रेड है तो वाइट, कलर्स डॉट वाइट। ठीक है, यहाँ वाइट लिया मैंने और मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। तो देखिए एंटर योर ईमेल आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, ऐसे एंटर योर ईमेल आ रहा है, एंटर योर पासवर्ड आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और गैप हम लोग डिफाइन कर लेंगे, थोड़ा सा गैप और मेंटेन कर लेंगे तो हमें क्लियरली दिखाई देने लग जाएगा। हो सकता है आपको क्लियरली यहाँ पे ना दिखाई दे रहा हो, बहुत ब्लर्ड दिखाई दे रहा हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे ना इसका फ़ॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर सकता हूँ अगर चाहूँ तो। ठीक है, तो ये बड़ा दिखाई देने लग जाएगा। मैं यहाँ पे ना फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज करता हूँ, फ़ॉन्ट साइज, और मैं डालता हूँ 20। अब देखिए ईमेल, एंटर योर ईमेल थोड़ा और बड़ा हो गया, 30 डाल देते हैं। 30 डालेंगे तो अब ये 320 हो गया था, सॉरी 30 डालेंगे और मैं इसको सेव करता हूँ। तो देखो एंटर योर ईमेल अब आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, एंटर योर ईमेल नहीं दे रहा क्या? 40 करूँ? ठीक है,
सिमिलरली अब नीचे वाला जो है मैंने क्या किया अभी, क्योंकि मेरे पास जब ऊपर वाला कोड तैयार है तो मैं क्या करूंगा, इसी कोड को नीचे कॉपी कर दूंगा और पेस्ट कर दूंगा। तो इसके नीचे ही एक और कंट्रोलर आ जाएगा, बस यहाँ पे ये जो कंट्रोलर है ये मेरे को चेंज करना पड़ेगा। ऊपर वाला कंट्रोलर जो पासवर्ड कंट्रोलर बनाया बेसिकली ये ईमेल कंट्रोलर आएगा, क्योंकि यहाँ पे ईमेल है तो मैं ईमेल कंट्रोलर डालता हूँ, ठीक है, कि इसमें ईमेल की वैल्यू आएगी और यहाँ आएगा पासवर्ड, तो अंडरस्कोर पासवर्ड कंट्रोलर, ठीक है। अब वही लिया हुआ है वैलिडेशन, यहाँ पे भी लिया हुआ है, एंटर योर ईमेल का मैंने रिटर्न मैसेज डाल रहा है, एंटर योर पासवर्ड का हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, पासवर्ड चेंज कर लिया। इनपुट डेकोरेशन आ रही है, लेबल टेक्स्ट आ रहा है इनपुट डेकोरेशन के अंदर, और देन उसके बाद में यहाँ पे हमने नेक्स्ट लाइन में लेबल स्टाइल डिफाइन किया है। लेबल स्टाइल के अंदर मैंने कलर्स यहाँ पे डिफाइन किया है। इसके आगे मैं क्या करता हूँ, इसके आगे मैं फ़ॉन्ट साइज डिफाइन कर देता हूँ, और ऊपर वाले का फ़ॉन्ट साइज 30 डाला था हमने, तो यहाँ पे भी फ़ॉन्ट साइज 30 डालते हैं हमने। एंटर योर ईमेल एंड एंटर योर पासवर्ड, जैसे आप लोग क्लिक करेंगे देखो इस तरीके से ये पूरी चीज़ हमारे सामने डिस्प्ले होती रहेगी, ठीक है। अब इसके बाद में आता है हमारे पास बटन। तो देखिए हमने टेक्स्ट फील्ड भी ले लिया, अब हमने एक और साइज बॉक्स लिया है दोनों के बीच में डिफरेंस रखने के लिए 20 का, ठीक है। मैं यहाँ पे स्क्रीन इंक्रीज कर लेता हूँ, 50 कर देता हूँ इसे, तो साइन इन और थोड़ा नीचे मूव कर जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, मैंने एक कंटेनर बनाया, उस कंटेनर के अंदर चाइल्ड रखा, उसका नाम रखा चाइल्ड कौन सा, फ्लैट बटन। फ्लैट बटन क्या करता है, फ्लैट बटन हमें एक ऐसा बटन दिखाई देता है जो रेज्ड नहीं होता, मतलब एनग्रेव्ड होता है, मतलब बिल्कुल फ्लैट एकदम दिखता है, उसमें सिर्फ टेक्स्ट हमें ज़्यादातर मेनली जो है ना टेक्स्ट दिखाई देता है हमें, और उसके बॉर्डर वगैरह हम लोग डिफाइन तो कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में मतलब बिल्कुल इनिशियली अगर हम देखेंगे तो नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बटन बनाया, और बटन बनाने के बाद में बटन के अंदर साइन इन हमने टेक्स्ट रख दिया, देन उसका स्टाइल डिफाइन कर दिया वाइट कलर, ठीक है, और फॉन्ट वेट डाल दिया है। फॉन्ट वेट डालने के बाद में हमने बोल्ड इसके अंदर डाल के फॉन्ट साइज 20 कर दिया। इसको चाहो तो तुम लोग बड़ा कर सकते हो, जितना चाहो उतना बड़ा कर सकते हो आप लोग, जितना चाहते हैं। इसको मैंने सेव किया, सेव करते ये साइज बड़ा हो गया, साइन इन, ठीक है। तो ये हम लोगों को दिख रहा है। अब ये फ्लैट बटन है, मैं चाहूँ तो इसको रेज बटन कर सकता हूँ। देखो एक और बटन होता है रेज बटन, फ्लैट बटन की जगह पे मैं इसको करता हूँ रेज बटन, ठीक है, और मैं इसको सेव करता हूँ। अब देखिए दिख रहा है बॉक्स, चारों तरफ आपको एक बटन सेपरेट एक बटन बना हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये आ गया आपका रेज बटन, ये रेज बटन है, मतलब ये अलग से दिखेगा आपको कि हाँ यहाँ पे बटन है। अगर आपको फ्लैट बटन के साथ में यूज़ करना है तो आपको कलर्स अलग अलग यूज़ करने पड़ेंगे। मेरे सिस्टम में शायद या तो एमुलेटर में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कलर्स वाली प्रॉपर्टी को आज मतलब वो नहीं कर रहा, रीड नहीं कर रहा है। तो मैं देखूंगा ये क्यों नहीं रीड कर रहा है, क्या रीज़न है, ठीक है। हो सकता है कोई पैकेज वगैरह मिसिंग हो जिसकी वजह से रीड नहीं कर रहा। बाकी यहाँ पे जैसे मैंने कलर डिफाइन किए हैं, ऐसे ही मैं जैसे ही कलर डिफाइन करूंगा तो यहाँ पे ये जो फ्लैट बटन हो या रेज बटन, दोनों के कलर यहाँ पे मतलब चेंज हो जाएंगे। सॉरी, रेज बटन में कलर चेंज नहीं होंगे, बट फ्लैट बटन में कलर चेंज हो जाएंगे। तो अगर हम लोग वो करेंगे तो फ्लैट बटन में इसको फ्लैट बटन ही लेकर के चलता हूँ, ये मैंने लिया। अब इस फ्लैट बटन का हमें ऑन प्रेस जो इवेंट है उस इवेंट को ऐसे मैनेज करना है कि जैसे ही हम लोग प्रेस करें ऑन प्रेस, तो ऑन प्रेस के ऊपर इमीडिएटली क्या जाए, ये डेटा जो है यहाँ से उठा करके और वहाँ पे भेजने लग जाए। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी होगी, सबसे पहली चीज़ तो हमें देखना होगा कि हमारे बैकएंड के अंदर user.js के अंदर साइन इन कराने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। साइन इन कराने के लिए सबसे पहली चीज़ हमें ये पूरी की पूरी क्लास जो है ना, ये फ्लटर में भी चाहिए होगी, ठीक है। जैसे नेम है, ईमेल आईडी, ये पूरी की पूरी एज इट इज क्लास हम लोग फ्लटर के अंदर डिजाइन करेंगे और फ्लटर के अंदर फिर उस क्लास को हम लोग यूज करेंगे। अब कैसे करना है ये मैं आप लोगों को बताता हूं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे क्लासेस वाले अपने फोल्डर में, फ्लटर के क्लासेस वाली डायरेक्टरी के अंदर। यहाँ पे मैंने एक डायरेक्टरी बनाई हुई है क्लासेस, इसके अंदर अभी कुछ और काम नहीं किया हुआ, सिर्फ मतलब डायरेक्टरी बना के छोड़ी हुई है। तो मैं क्या करूँगा, इस पर राइट क्लिक करके एक नई डार्ट फाइल बना लूँगा, ठीक है। एक डार्ट फाइल बना लेते हैं और इसका नाम रखते हैं हम क्या, इसका नाम हम रखेंगे यूजर क्लास रख लेते हैं, यूजर क्लास। सेव किया, ये यूजर क्लास डॉट डार्ट के नाम से एक हमारे पास फाइल बन गई। अब मैं क्या करूंगा कि इसमें यूजर क्लास के अंदर अपनी जो डेटाबेस के अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जेसन ऑब्जेक्ट जो हमारे पास आने वाला है। देखिए मैंने आपको बताया था जब भी हम लोग हिट करेंगे एपीआई, जो हमारी यहाँ पे जो एपीआई है
ये हमें डेटा इसी फॉर्म में देगी, जेसन की फॉर्म में। ये जो जेसन स्कीमा है इसी स्कीमा के अंदर डेटा देगी। तो इस जेसन स्कीमा को हैंडल करने के लिए हमें यहाँ पे फ्रंट एंड के अंदर जेसन की ही एक क्लास बनानी होगी ताकि हम इस स्कीमा को यूज कर पाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक स्कीमा बनाऊंगा। स्कीमा बनाने के लिए मुझे क्या करना है, एक क्लास होगी जेसन एनिमेशन, वो अभी मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं हम लोग लेंगे इसको। ठीक है, फिलहाल मैं एक क्लास बनाऊंगा, एक सिंपल क्लास बनाएंगे। ठीक है, और उस क्लास का नाम रखेंगे यूजर्स। ठीक है, क्लास का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने यूजर रख लिया। ठीक है, इसके अंदर स्ट्रिंग डेटा टाइप के साथ में हम लोग वो सारी की सारी वैल्यूज लेंगे जो सारी की सारी वैल्यूज हमारी वहां से मूव करके आने वाली हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे लूंगा जेसन स्ट्रिंग आईडी। ठीक है, सेमीकोलन। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्या नाम है, आईडी बाय डिफॉल्ट बनता है, आपको लोगों को पता है ना, याद है ना। आईडी जो है, जैसे भी देखो मोंगोडीबी के अंदर हम देखते हैं, मैं कनेक्ट करता हूं, तो कनेक्ट करने के बाद में अभी देखो जितने भी रिकॉर्ड हमारे इंसर्ट होंगे एपीआरजे के अंदर, देखते हैं रिकॉर्ड में, यहाँ पे यूजर्स के अंदर एक रिकॉर्ड इंसर्टेड है। हमने यहाँ पे जो यूजर इंसर्ट किया था, तो इसका आईडी जो है ये ऑटोमेटिक बन के आया था, हमने बनाया नहीं है, ये ऑटोमेटिक बन के आता है। तो ये आईडी भी हमें हैंडल करना होगा, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आईडी एक लेकर के चलूंगा, स्ट्रिंग आईडी। ठीक है, नेक्स्ट लूंगा स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग का एस कैपिटल रहेगा, स्ट्रिंग नेम। नेम के बाद में नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ईमेल आईडी है, फोन नंबर है, यूजर टाइप है, सिटी है एंड पासवर्ड है। ईमेल सॉरी स्ट्रिंग ईमेल आईडी सेमीकोलन, स्ट्रिंग सिटी सेमीकोलन, सी कैपिटल नहीं सी स्मॉल, स्ट्रिंग सिटी, स्ट्रिंग पासवर्ड, स्ट्रिंग पासवर्ड, आईडी नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, और इसके अलावा क्या रह गया, फोन नंबर एंड यूजर टाइप, फोन नंबर एंड यूजर टाइप। तो हम लोग लेते हैं स्ट्रिंग फोन एंड स्ट्रिंग यूजर टाइप। नाउ एक चीज हम लोगों को इंश्योर करनी है, और वो इंश्योर ये करना है कि जो नाम हम यहाँ पे यूज करेंगे ना, वही नाम हमारे बैकएंड के अंदर होने चाहिए। ऐसा ना हो कि बैकएंड के अंदर अलग नाम हो और यहाँ पे अलग हो। तो अगर बैकएंड के अंदर अलग नाम है तो हमें अलग तरीके से देना होगा, क्योंकि क्या होगा, जब हम लोग इसका ऑब्जेक्ट मंगाएंगे ना, तो यहाँ पे देखो पैरामीटर की का नाम जो होगा ना, ये ईमेल आईडी जैसे ये है, फोन है, तो यहाँ अगर पी स्मॉल है तो यहाँ पे भी पी स्मॉल होना चाहिए, तभी वो मैच करेगा और तभी वो डेटा को स्टोर कर पाएगा। अदरवाइज वो अपने पास रखेगा ही नहीं डेटा को, उस पर्टिकुलर डेटा को वो वेव ऑफ कर देगा। ठीक है, तो ये पूरी चीजें हमें बिल्कुल सेम टू सेम वैसी ही रखनी है। और ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है, ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है कि मतलब जैसे सबसे पहले आईडी नेम है, नेम के बाद ईमेल आईडी है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, नेम के बाद में ईमेल आईडी लिया, उसके बाद सिटी लिया, और यहाँ पे देखो ईमेल आईडी के बाद में फोन नंबर है। तो ऑर्डर इनका ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है, बट नाम जो है ना वो यही होना चाहिए जो यहाँ पे यूज किया है। तो ये क्लास हमने बना दी। हाँ जी बताइए सर। जैसे हमने मोंगोडीबी में आपने दिखाया था कि हमने आईडी जो दिया है वहाँ पे अंडरस्कोर आईडी है, हाँ, और यहाँ पे हम कोड लिख रहे हैं वहाँ पे कोई स्ट्रिंग आईडी दिया है। हाँ तो हाँ एरर हाँ इशू हाँ बिल्कुल, हाँ 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 बिल्कुल, हम यहाँ पे अंडरस्कोर नहीं लगा सकते, अगर अंडरस्कोर लगाएंगे तो ये अलग तरीके का एरर देगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग आईडी को मैंने इसलिए अभी बचा के रखा हुआ था, तो कि तुम लोगों को मैं वो जो नाम अगर हम अपने यूज करना चाहते हैं ना, तो उस नाम को अपने नाम को यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लगाते हैं जेसन सीरियलाइजेशन। ठीक है, वो अभी पैकेज इंक्लूड नहीं है, जो जैसे पैकेज इंक्लूड होगा तो उसके बाद बताऊंगा मैं तुम्हें कि आईडी को हम अंडरस्कोर आईडी कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, ओके सर। हाँ, तो अभी मैं बताता हूं, देखो ये हो गया। अब मैं क्या करने वाला हूं, इस क्लास का एक बनाऊंगा कंस्ट्रक्टर, इस यूजर क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, बता सकता है कोई कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है क्लास का? सर जो क्लास में हमने यूज करा है उसी नेम से हम बनाएंगे। बिल्कुल, वेरी गुड। यूजर क्लास, हमने यूजर्स के नाम से क्लास बनाई है, उसी नाम से हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। ये मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, इसके अंदर मैं जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर एक डालूंगा क्या, इन सारे के सारे वेरिएबल्स को क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ में लिंक करूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा,
इसके लिए मैं लिखूंगा दिस डॉट ID, कॉमा दिस डॉट सिटी, कॉमा दिस डॉट क्या क्या है नाम, ईमेल आईडी, ठीक है, यहाँ पे अपने आप ही दिखाने लग जाएगा वो, कॉमा दिस डॉट अगला नाम क्या है, नेम रह गया ना, हाँ नेम ले लो, नेम, फिर दिस कॉमा दिस डॉट नेक्स्ट इज पासवर्ड, तो पासवर्ड ले लिया, कॉमा दिस डॉट नेक्स्ट लाइन में ला सकते हैं इसको, दिस डॉट फोन आ गया, और इसके बाद में क्या रह गया, दिस डॉट लगाते हैं तो पता लग जाएगा यूजर टाइप रह गया, ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारे पास आ गया। लास्ट में सेमीकोलन लगा देते हैं, ये हमारा कंस्ट्रक्टर तैयार हो गया। ये मैंने इसके अंदर, अगर तुम इस तरीके से देखना चाहते हो ऐसे भी देख सकते हो, तो पूरा का पूरा कंस्ट्रक्टर मैंने इसके अंदर डिफाइन कर दिया है यहाँ पे ऐसे, ठीक है, इस तरीके से हम लोग कंस्ट्रक्टर देख सकते हैं, ये कंस्ट्रक्टर बनता जा रहा है, यूजर्स देन दिस नॉट पासवर्ड, देन ये आ गया, और इसके बाद में ये आ गया पूरा, ठीक है, ये हमारा कंस्ट्रक्टर तैयार हो गया, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्लोज हो गया है, ठीक है, यूजर कंस्ट्रक्टर तैयार हो गया, वो मैंने एक ही लाइन में बना दिया था, ठीक है। अब थोड़ा सा ट्रिकी चीज है, वो है फैक्ट्री, ठीक है। फैक्ट्री हम लोग यूज क्यों करते हैं, फैक्ट्री एक हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे फैक्ट्री, ठीक है। फैक्ट्री फंक्शन जो है, फैक्ट्री क्लास का हम लोग यूजर्स बनाएंगे, यूजर्स डॉट फ्रॉम जेसन एंड ब्रैकेट लगाया, और इसके अंदर हम लोग लेंगे मैपिंग करेंगे, तो मैप, ठीक है, ये कोड ऐसा कैसे तुम लोग देख लेना, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा कि क्या चल रहा है इसके अंदर, ठीक है। स्ट्रिंग कॉमा डायनामिक, जब ये हो जाए तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको जेसन में कन्वर्ट करेंगे, और जेसन में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग इसको इनडायरेक्ट करेंगे अंडरस्कोर यूजर फ्रॉम जेसन बना लें, ठीक है, यूजर फ्रॉम जेसन ही बना लेते हैं, यूजर फ्रॉम का एफ कैपिटल रहेगा, फ्रॉम जेसन, यूजर फ्रॉम जेसन, डॉलर लगा लो ताकि ये रीडायरेक्ट कर ले अपने आप को, ठीक है, यूजर फ्रॉम जेसन हमने बनाया, ठीक है। और इसके बाद में जब ये तैयार हो जाएगा, और इसको हम क्या करेंगे, जेसन लगाएंगे यहाँ पे, और जेसन लगाने के बाद सेमीकोलन लगा के इस फैक्ट्री को हमने बंद कर दिया। देन दूसरा मैप क्या करेंगे, स्ट्रिंग और कॉमा डायनामिक, देन टू जेसन, एक फंक्शन हम लोगों ने बनाया है, और इसको रिडायरेक्ट करेंगे कहाँ पे, अंडरस्कोर डॉलर यूजर टू जेसन, और इसके अंदर हम पास करेंगे दिस, मतलब प्रेजेंट ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब देखिए फैक्ट्री हम लोगों ने यूज किया, फैक्ट्री क्या है, ये ऑटोमेशन के लिए है, ऑटोमेशन मतलब कि ये ऑटोमेटिक काम करेगा। मैं इम्यूलेटर हाइड करता हूं, एक बार स्क्रीन देखो आप, ठीक है, समझने की कोशिश करना है, वर्ड बाय वर्ड समझाऊंगा क्या चल रहा है। देखो हमने फैक्ट्री फंक्शन यूज किया, उसके अंदर क्या लगाया, यूजर्स मतलब कि इस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो क्लास हमने ऊपर बनाई है इसी क्लास का ऑब्जेक्ट। फ्रॉम जेसन मतलब कि जेसन से डेटा आ रहा है, दैट मीन्स कि हमारे मोंगोडीबी डेटाबेस से ये पर्टिकुलर डेटा जो है ये हमारे सिस्टम के अंदर आ रहा है, और उस डेटा को हमें मैप करना है किस फॉर्म में, स्ट्रिंग डायनामिक की फॉर्म में हमें उस डेटा को मैप करना है। और जैसे ही हम मैपिंग करेंगे तो मैपिंग करने के लिए हम लोग कौन सा स्कीमा यूज करेंगे, जेसन स्कीमा यूज करेंगे। और ये पूरा का पूरा काम जो है, ये जो पूरा पर्टिकुलर फंक्शन है, ये काम कौन करेगा, ये करेगा यूजर फ्रॉम जेसन फंक्शन, जो अभी हमने बनाया नहीं है, अभी हम बनाएंगे, ठीक है। यूजर फ्रॉम जेसन फंक्शन ये पर्टिकुलर काम करेगा। ऐसे ही सिमिलरली मैप क्या करना है हमें, जो हमारा डेटा ऑब्जेक्ट है जो हम प्रेजेंटली बना रहे हैं, मतलब अपने ऐप के अंदर जो हम काम कर रहे हैं, वो डेटा को स्ट्रिंग डायनेमिक में कन्वर्ट करेगा जेसन के अंदर वो, और जेसन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए वो यूजर टू जेसन, मतलब टू और फ्रॉम वाला जो चीज है ना, वही वाली चीज है कि जब हमें यहां से डेटा यूजर के पास, मतलब डेटाबेस के अंदर सेंड करना है डेटा, तो फंक्शन यूज होगा टू जेसन, और जब वहां से डेटा आएगा तो उसको मैप करने के लिए हम लोग यूज करेंगे फ्रॉम जेसन। ये चीज क्लियर हुई है या इसमें कोई डाउट है, बताओ मुझे।
क्लियर है? सही है। ओके, ठीक है। तो दो फंक्शन हम लोगों को बनाने हैं, इसका मतलब यूजर फ्रॉम जेसन और यूजर टू जेसन, ठीक है। अब देखो मैं आपको बोलता हूँ क्या कि हम लोग चलते हैं फ्लटर की ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। मैं न्यू टैब एक ऐड करता हूँ इसमें, एक सेकेंड, इसमें न्यू टैब ऐड करता हूँ और हम लोग फ्लटर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, flutter.dev पे। ओके, डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं, इसके डॉक्स के अंदर, ठीक है। डॉक्स के अंदर मैं जाता हूँ, यहाँ पे डेटा इन बैकएंड आया है, डेटा इन बैकएंड के अंदर जेसन एंड सीरियलाइजेशन के अंदर मैं जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे है जेसन सीरियलाइजेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। ये पूरा पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, देखो हमारा क्लास हमने बना दी है, ये हमारा डेटा है। जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल जो हमने क्लास डेटा बनाया वो, देन इसके बाद में सीरियलाइजेशन होता है, ये पूरी पूरी देखो अभी क्लास जो हमने बनाई है पूरा पूरा वो चल रहा है, ठीक है। और फ्रॉम जेसन और टू जेसन फंक्शन यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली डिफाइन किए हैं, ठीक है। मैं ये दो फंक्शन जो है ना डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ डिक्लेयर किए हैं। मैंने अपने उसमें देखो मैंने सिर्फ इनकी डिक्लेरेशन दी है, ये डिफाइन नहीं किया मैंने इनको कि इसके अंदर क्या होगा। लेकिन यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट जो है ना उन्होंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आपको पूरा पूरा बनाना है तो इस तरीके से बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग ये पूरा पूरा अगर चाहें तो वहाँ पे बना सकते हैं, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोग बनाएंगे नहीं, क्यों? क्योंकि हमारी जो क्लासेस है ना वो बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस बनेंगी और इसके अंदर पूरा पूरा टाइम कंज्यूम होगा। तो फ्लटर क्या करता है, हमें एक शॉर्ट कमांड देता है, जिस कमांड को लिखने के बाद में हम लोग ये फंक्शन जो है ना ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। हमें और कुछ नहीं करना होता, ये अपने आप क्रिएट हो जाता है। कैसे? इसको बोलते हैं सीरियलाइजेशन। देखिए नीचे जाते हैं, सीरियलाइजेशन जेसन यूजिंग कोड जनरेशन लाइब्रेरीज। एक लाइब्रेरी है सीरियलाइजेबल, जेसन सीरियलाइजेबल लाइब्रेरी है, इसको हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड करना होगा। इंक्लूड करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, इस पूरी सीरियलाइजेशन को हम लोग ऑटोमेटिक यहाँ पे ना एक कमांड लगाएंगे। और कमांड अभी देखो नीचे चलते हैं थोड़ा सा, कोड जनरेशन यूटिलिटी आ गया और ये फ्लटर पब रन बिल्ड रनर बिल्ड, ठीक है। इसको हम रन करेंगे कमांड को, और जैसे इसको रन करेंगे ये ऑटोमेटिक सारी की सारी क्लासेस जो है ना वो तैयार कर देगा, उसके टू जेसन और फ्रॉम जेसन फंक्शन सारे तैयार कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अब चलते हैं, देखो वापस हम लोग अपने प्रोजेक्ट पे चलते हैं, और प्रोजेक्ट पे चलने से पहले हम जाते हैं सीरियलाइजेशन में। तो पब स्पेक्स फाइल हमें चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इसको पब specs.yml के अंदर मैं देखता हूँ इसका कोड क्या है। तो अच्छा ये चल रहा है अभी इसका लेटेस्ट, जेसन एनोटेशन और बिल्ड रनर और जेसन सीरियलाइजेबल, ठीक है। तो pub.dev को ओपन करते हैं, pub.dev मैंने ओपन किया और इसके अंदर मैं जेसन सर्च करता हूँ। तो यहाँ देखो सीरियलाइजेशन जेसन एनोटेशन ये आ रहा है, ये फ्लटर का बनाया हुआ है, ठीक है। ये हमने ओपन किया, इसके अंदर देखो ये एग्जाम्पल के साथ में हमें बता देगा इंस्टॉल कैसे करना है सीरियलाइजेबल। ये इसका लेटेस्ट यूटिलिटी चल रहा है जेसन एनोटेशन का, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और डिपेंडेंसीज में इसको ऐड करता हूँ, ठीक है। मैं आता हूँ pubspecs.yml में और यहाँ पे मैं इसको डिपेंडेंसीज के अंदर इस पर्टिकुलर जगह पे मतलब कोपर्टिनो यहाँ पे मैं इसको ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद pub.get करता हूँ, ठीक है। ये अभी दिखा रहा है एग्जिट विद फिनिश्ड विद एग्जिट कोड 0, ठीक है, यानी कि ये इंक्लूड हो गया है। अगली चीज़ हमें चाहिए क्या, नेक्स्ट चीज़ हमें चाहिए जेसन सीरियलाइजेबल। तो वापस जाते हैं और इसमें सर्च करते हैं जेसन सीरियलाइजेबल, सीरियल सर्च करते हैं, सीरियल से आ जाएगा सीरियलाइजेबल, ठीक है। और ये भी है google.dev का बना हुआ है, इसको भी कॉपी कर लेते हैं, इसको भी हम लेते हैं, इंस्टॉल करते हैं जेसन सीरियलाइजेबल, इस डिपेंडेंसी को भी हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ये मैंने किया कॉपी और अपने प्रोजेक्ट के अंदर मैंने इसको कर दिया है pubspecs.yml में, इसको यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट। और फिर से मैं pub.get करता हूँ। तो अभी ये इसको वेट करते हैं, जैसे ये चल जाता है ये एग्जिट कोड 0 हो गया। अब देखिए अब मेरे को क्या करना है, मैंने ये तो रख लिया है, ये दोनों चीज़ आ गई, सीरियलाइजेबल भी आ गया और ये भी आ गया, क्या बोलते हैं, जेसन एनोटेशन भी आ गया। अब सीरियलाइजेबल जो है ना ये है हमारा डेव डिपेंडेंसी है, डेवलपर डिपेंडेंसी है। देखो पब स्पेक्स इसमें देखो तो डिपेंडेंसीज में दिखा रहा है, लेकिन इसको हम डेव डिपेंडेंसीज में रखेंगे क्योंकि डेवलपर की डिपेंडेंसीज के अंदर इसको हम लोग ऐड करते हैं। तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ और ये मैंने कॉपी किया और इसको यहीं पे मैं flutter.test के बाद में
यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको गेट कर लेता हूँ और ये हो गया तैयार। अब एक चीज़ और चाहिए हमें, तीसरा ब्लेड रनर, ठीक है। ब्लेड रनर जो कि ऑटोमेटिक, जिससे हम लोग अपनी क्लासेस जनरेट कर पाएँ। तो यहीं पे सर्च कर लेते हैं ब्लेड रनर का लेटेस्ट वर्जन क्या है। यहाँ से सारे लेटेस्ट वर्जन ही मिलेंगे, तो इसलिए हम लोग ब्लेड रनर, ठीक है। ब्लेड रनर का नहीं आया, ब्लेड रनर, ब्लेड अंडरस्कोर रनर देखें, सॉरी ब्लेड नहीं, बिल्ड, ब्लेड क्यों डाल दिया मैंने, हाँ बिल्ड रनर, हाँ फ्लटर का ये .dav का इंस्टॉल करते हैं इसको भी। और ये बिल्ड रनर को मैंने 1.1 को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आकर के मैंने इसको भी डेव डिपेंडेंसीज में मैंने पेस्ट कर दिया। और सारे के सारे एक ही इंडेंट पे रखने हैं हमें, इंडेंट अलग अलग नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो इंटरनल पैकेज बना देता है उनका, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है APRG बिल्ड डिपेंड्स ऑन बिल्ड रनर विच रिक्वायर SDK वर्जन, ओके। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसका SDK वर्जन सिस्टम का चेंज करना पड़ेगा। तो SDK वर्जन चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ये आ रहा है SDK एनवायरमेंट, एक सेकेंड, SDK रिक्वायर SDK वर्जन 2.10 से ग्रेटर देन 3.0, तो 2.10.0.0 के SDK, एक सेकेंड, यहाँ से नहीं, SDK के लिए हम लोग जाएंगे एंड्रॉयड में, और एंड्रॉयड में ग्रेडल app.gradle होगा, ग्रेडल प्रॉपर्टीज़, इसके अंदर बिल्ड स्क्रिप्ट आ गया, पे नहीं दिखा रहा, ग्रेडल सेटिंग्स डॉट प्रॉपर्टीज़, सेटिंग्स डॉट ग्रेडल में दिखा रहा है नहीं, तो ऐप के अंदर ही देखते हैं build.gradle। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास SDK कंपाइल SDK वर्जन आ रहा है 28, तो ठीक है। मिनिमम SDK वर्जन 16 दिखा रहा है, मिनिमम SDK 16 है ना। तो एक काम करो, ये जो वो है बिल्ड रनर है ना, इसका पुराने वाला वर्जन ले लेते हैं, ठीक है। पुराना वर्जन ले लेता हूँ अब 6.1 में, और बिल्ड रनर का 1.11 चल रहा है ना, हमारे पास पुराना 1.10.1 है, ठीक है। 1.10.1 ले लेते हैं। ठीक है, 1.10.1 हमारे पास आ गया, ये पुराना वर्जन है, इसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं अभी, ठीक है। क्योंकि सेटिंग्स डॉट ग्रेडल वगैरह जो है ना, ये आपको बाद में, सबसे बाद में सिखाना है, ये अभी सिखाने की जरूरत नहीं है मेरे को। तो अब लोग हम लोग वापस चलते हैं क्लासेस में, यूज़र क्लास हम लोग बना रहे थे। अब इसके अंदर हमें थोड़े से चेंजेस करने हैं, ठीक है। और चेंजेस क्या करने हैं हमें, चेंजेस ये करने हैं कि इसके अंदर हमें एनोनेशन और सीरियलाइजेशन ऐड ऑन करना है, ठीक है। जो हमने अभी नए पैकेज इंक्लूड किए हैं उनको हमें इसके अंदर यहाँ पे लेना है, ताकि हम लोग ऑटोमेटिक इसको काम को कर सकें। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, वापस आया क्लास के अंदर, और क्लासेस के अंदर मैं यहाँ पे एक तैयार करता हूँ फाइल एक पार्ट फाइल, तो वो तो ऑटोमेटिक होगी, ठीक है। इंपोर्ट करता हूँ, क्या इंपोर्ट करना है मेरे को, पैकेज इंपोर्ट करता हूँ, पैकेज, और पैकेज कौन से वाला लेना है, तो वो ढूंढना पड़ेगा, एक मिनट, पैकेज कॉलन, इसके अंदर मैं लूंगा जेसन वाला पैकेज लेना है मेरे को। तो जेसन एनोनेशन, देखो जेसन एनोनेशन /annotation.dart दिखा रहा है, इसको मैंने इंक्लूड कर लिया अपनी फाइल के अंदर। इंक्लूड करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, एक पार्ट फाइल डिफाइन करूंगा। पार्ट फाइल मतलब इसकी एक सेकंड पार्ट, तो इसके सेकंड पार्ट में डिफाइन करूंगा। तो उसके लिए मैं, इसका यूजर है तो मैं उसका नाम रखता हूं यूजर क्लास .g.dart। ये मैंने उसका पार्ट फाइल तैयार कर दिया अभी मतलब कि हमारे जो फंक्शन बनेंगे ना, ये दोनों यूजर फ्रॉम जेसन और यूजर टू जेसन, वो दोनों इस पर्टिकुलर पार्ट फाइल के अंदर तैयार हो जाएंगे अपने आप, ठीक है। अभी देखना, तो अब जेसन सीरियलाइजेबल जो फंक्शन है वो यूज करते हैं हम लोग, @जेसन सीरियलाइजेबल दिखा रहा है, ये रहा जेसन सीरियलाइजेबल दिखा रहा है। इसके अंदर मैं डालता हूं एक्सप्लिसिट स्मॉल ई एक्सप्लिसिट टू जेसन, और इसको करते हैं हम ट्रू। अब इसके बाद में क्लास बन गई हमारे पास। अब आता है वो वाला पार्ट कि हम लोग जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो है _id ऑब्जेक्ट, ये जो आ रहा है _id आ रहा है,
और हम लोग यहाँ पे आईडी यूज कर रहे हैं फ्रंट एंड के अंदर, तो कैसे मैच होगा उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम सिर्फ सिंपल सा लिखते हैं @जेसन की का केस वो होगा कैपिटल जेसन की, और ब्रैकेट में नेम कॉलन डबल कोट्स में _ID, और ये दे देंगे। अब इससे क्या होगा कि इससे नेक्स्ट वाली जो लाइन होगी ना उसके अंदर ये अपने आप ही समझ जाएगा कि अगले वाला जो मेरे पास कॉलम आ रहा है, मतलब जो भी वेरिएबल हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, मेंबर क्लास का मेंबर डिफाइन कर रहे हैं, उसका जेसन के अंदर नाम जो होगा वो _ID होगा। ठीक है, और ये होने के बाद में अब यहाँ पे एरर क्या दिखा रहा है, अनडिफाइंड नेम जेसन की यूज एज एनोनेशन, ओके, इंपोर्टिंग इट फ्रॉम अदर लाइब्रेरी। जेसन एनोनेशन नहीं पकड़ रहा, जेसन एनोनेशन क्यों नहीं ले रहा है ये, जेसन एनोनेशन, एक सेकेंड, चलो कोई बात नहीं, इसको अभी सेव करते हैं हम। ठीक है, अब सेव करने के बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे देखो, अब मैं रन में जाऊँगा और यहाँ पे हमारे पास जो टर्मिनल है ये रहा, इस टर्मिनल के अंदर मैं वो वाली कमांड डालूंगा जो कमांड उन्होंने वहाँ पे लिखी थी जेसन के हमारे पास फ्लटर के उसमें, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो कमांड दी हुई थी वो कमांड हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे सीरियलाइजेबल के लिए। ये रही फ्लटर पब रन बिल्ड, इसको मैं कॉपी करता हूँ और अपने इसमें पेस्ट करता हूँ और इसको रन करने की कोशिश करता हूँ। अभी रन नहीं होगा क्योंकि फ्लटर का मेरे को एड्रेस चेंज करना पड़ेगा, अभी एड्रेस नहीं है फ्लटर, क्योंकि यहाँ पे पाथ जो है वो डिफाइंड नहीं है, तो पाथ मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा। तो पाथ के लिए मैंने एक फाइल बनाई हुई है, पाथ फ्लटर पाथ, ठीक है, फ्लटर पाथ एक्सपोर्ट पाथ है ना ये, इसको मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं अपना पाथ सेट करता हूँ। ये मैंने पाथ सेट कर दिया है। अब मैं फ्लटर पब जो बिल्ड वाली जो कमांड है उसको दोबारा रन करता हूँ, प्री कंपाइलिंग, ठीक है। अभी इसे एग्जीक्यूट होने देते हैं, ये अपने आप क्रिएट कर देगा। आप टू जेसन और फ्रॉम जेसन फंक्शन अपने आप क्रिएट कर देगा। ठीक है जी, एसडी का समरी हो गया, बिल्ड को तैयार कर दिया है और एक्शन शुरू हो गए हैं। अब ये आ गया है रेंज एरर, ठीक है, ये हो जाएगा अभी तैयार। 1 of 5 एक्शन कंप्लीट, थोड़ा टाइम लेता है, ये स्टार्टिंग है ना, थोड़ा टाइम लेगा, बाकी फिर इसके बाद में एग्जिट कोड 1 के साथ में ये तैयार हो गया है। अभी देखते हैं यहाँ पे फाइल तैयार हुई है या नहीं हुई है। ओके, फाइल तैयार नहीं हुई है। एग्जिट कोड 1 रनिंग बिल्ड कंप्लीटेड, देन ये तैयार क्यों नहीं हुई। एग्जिट कोड 0 आना चाहिए था ना, एग्जिट कोड 1 आया है, उसका रीज़न क्या है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पे एग्जिट कोड 1 आया। दोबारा रन करते हैं एक बार और। पब फिनिश फेल्ड, क्यों फेल्ड है, शायद जेसन की वजह से तो फेल नहीं है। जे कैपिटल लगाएं, जेसन की, एक मिनट, ठीक है, ये सक्सेडेड आफ्टर हो गया, ये तो तैयार हो गया। यहाँ पे देखिए जैसे ये सक्सेस हुआ, यहाँ पे यूजर क्लास डॉट जी डॉट डाट के नाम से एक फाइल बन गई अपने आप, और ये पूरा को पूरा जो है ना, देखो यूजर फ्रॉम जेसन और यूजर टू जेसन, ये फंक्शन हमें मैनुअली बनाना पड़ता, ये फंक्शन हमें इस फंक्शन फीचर ने बाय डिफॉल्ट हमें तैयार करके दे दिया। अब हमें क्या करना है, बस इसको ऐसे कैसे छोड़ना है, क्योंकि ये इसकी पार्ट फाइल है। देखो यूजर क्लास डॉट जी डॉट डाट है, वो यूजर क्लास की पार्ट फाइल है, ठीक है, इसकी ये पार्ट फाइल है, दोनों की दोनों फाइल एक दूसरे से लिंक्ड है। तो जब भी हम इसको यूज करेंगे तो ये वाली फाइल अपने आप यूज हो जाएगी, और ये हमारे पास तैयार हो गया जेसन। अब ये क्लास वाला काम हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा वापस चलेंगे जहां से हम लोगों ने शुरू किया था। कहां पे शुरू किया था हमने, लॉगिन डॉट डाट में शुरू किया था।
ठीक है, हम लोगों ने एक बटन बनाया, फ्लैट बटन, जिसके ऊपर क्लिक करते ही क्या चाहते हैं हम लोग चाहते हैं कि लॉगिन प्रोसेस हो जाए। जैसे ही हम लोग इसके ऊपर क्लिक करें इमीडिएटली लॉगिन प्रोसेस हो जाए। अब लॉगिन प्रोसेस होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना पड़ेगा जो हमारे इस डेटा को और इन सारी की सारी क्लासेस को एक दूसरे के साथ में कंबाइन करके और जब हमें जरूरत हो तब वो उसको कॉल कर सके। ठीक है, हमें ऐसा का पूरा सिस्टम एक डिजाइन करके देना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ना यूटिलिटी वाला जो हमारे पास डायरेक्टरी बनी हुई है, इस डायरेक्टरी के अंदर मैं एक नई फाइल बनाऊंगा, डार्ट फाइल। ये मैंने बनाई डार्ट फाइल, इसका नाम मैंने रखा क्या, सर्विसेज डॉट डार्ट, इसका मैंने फाइल का नाम रख दिया। यहां पे मैं बनाऊंगा वो सारे फंक्शन। देखो ऐसा है, आप लोगों को लग रहा होगा हम लोग इतनी सारी फाइलें क्यों बना रहे हैं। बेसिकली इतनी सारी फाइलें हम लोग इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हर फाइल के अंदर सेपरेशन रहेगी ना, तो हम लोगों को अगर कोई कहीं पे कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना और उसको हैंडल करना बहुत ईजी होगा अगर हमारे पास सारी की सारी चीजें इस तरीके से डिवाइडेड रहेंगी। ठीक है, तो उसके लिए इसकी वजह से मैं पूरा को पूरा यहाँ पे ये सारा सिस्टम तैयार कर रहा हूं इस तरीके का। ठीक है, तो अब सबसे पहला काम वो क्या है, वो ये है कि हम लोगों को जो हमारे पास एग्जिस्टिंग डेटा है, मतलब मैं अभी लॉगिन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कर रहा हूं कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग डेटा है, ये जो डेटा है, इस डेटा को मैं देखता हूं अपने फ्रंट एंड के अंदर कि मेरे पास फ्रंट एंड के अंदर ये डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, फ्यूचर यूज करूंगा। ठीक है, फ्यूचर। अब फ्यूचर क्या होता है, जैसा हम लोग यहां पे आसिंक यूज कर रहे थे, याद है किसी को, हमने साइन अप के टाइम पे और साइन इन और साइन अप के टाइम पे आसिंक यूज किया है, ये किया है ना आसिंक। ठीक है, आसिंक किस लिए किया है कि कुछ काम ऐसे हैं जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और कुछ काम बैकग्राउंड में चलने चाहिए, तो उसके लिए हम लोग आसिंक यूज कर रहे थे। ऐसे ही फ्रंट एंड के अंदर हम लोग फ्यूचर्स यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग फ्यूचर यूज करके चलते हैं कि फ्यूचर क्या होता है कि आने वाले टाइम में कुछ काम करना है एडवांस में, तो हम उसको पहले से डिफाइन करके रखते हैं फ्यूचर। अभी समझना कि ये लिस्ट मैंने एक बनाई है, फ्यूचर लिस्ट। ठीक है, बताऊंगा लिस्ट क्या है वो बताऊंगा आपको बाद में। मैं यहां पे लूंगा यूजर्स। ठीक है, यूजर्स मैंने लिया और इसके बाद में मैंने इसको क्लोज कर दिया। अभी इसके अंदर ये एरर क्या दिखा रहा है, यहाँ पे देखो फ्यूचर, एक तो फ्यूचर इसे नहीं पता क्या है फ्यूचर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले यहां पे इंपोर्ट करेंगे कुछ फाइलें। सबसे पहला इंपोर्ट, कौन सा पैकेज लेना है हमें पैकेज लेना है कौन सा ले पैकेज, फाउंडेशन ले लें, फाउंडेशन नहीं, फाउंडेशन में नहीं मिलेगा ये मिलेगा ठीक है, डार्ट कन्वर्ट के अंदर भी नहीं होगा फ्यूचर, तो ओके काम करो फिर इंपोर्ट पैकेज लो। पैकेज के अंदर हमें लेना है क्लासेस वाला, सबसे पहले तो क्लासेस पैकेज कॉलम क्लासेस। देखो क्लासेस दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा, क्लासेस भी नहीं दिखा रहा है, तो हमारी APRJ मेन क्लासेस है ये रहा। ठीक है, इस क्लासेस वाले पार्ट को और इस क्लासेस वाले सेक्शन में हमारा यूजर क्लास है ना, तो यूजर क्लास डॉट डार्ट ये हमने ले लिया, यूजर क्लास डॉट डार्ट। एक HTTP फंक्शन ले लो क्योंकि HTTP रिक्वेस्ट हम लोग जनरेट करने वाले हैं, तो HTTP इंपोर्ट कर लेते हैं पैकेज, इंपोर्ट पैकेज HTTP वाला। देखो http/dart होगा, http/dart, http dart नहीं है, http। चलो फिर इसको टाइप कर लेते हैं, http/dart। ठीक है, और इसको हम एज HTTP इंपोर्ट करेंगे। हाँ ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, इंपोर्ट http.dart। टारगेट है HTTP URL डज नॉट एग्जिस्ट, पैकेज HTTP क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, एक सेकेंड, हमें HTTP वाला पैकेज भी डालना पड़ेगा। ओके ठीक है, वो डाल लेंगे, अभी इंपोर्ट करते हैं। देन dart.convert और ले लेते हैं, चलो dart.convert आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो फ्यूचर लिस्ट लिया हमने, यूजर्स की एक लिस्ट बनाई। यूजर क्या है, यूजर क्लास। इस यूजर क्लास का हमने एक एरे बनाया, मतलब एक एरे ऑब्जेक्ट बनाया, ये समझ रहे हो। देखो यूजर का हमने, एक मिनट यूटिलिटी में जाते हैं वापस, हाँ हमने यूजर क्लास का लिस्ट, जो इसमें एरे डिफाइन करना होता है ना, वो लिस्ट के नाम से डिफाइन करते हैं, तो यूजर क्लास का हमने एक एरे बना लिया है। ठीक है,
और उस एरे में हम क्या कर रहे हैं, उस एरे में हम लोग इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे, क्या, फेच यूजर का नाम रख लेते हैं इसको, कि भाई अपना यूजर कॉल करो, ठीक है। और जब हमें फेच यूजर करना है, मतलब कि आप एपीआई में देखो कि जब हम लोग यूजर को गेट करना चाहते हैं, तो पोस्टमैन में ओपन करता हूं, एक बार एपीआई देख लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं। देखिए यूजर्स वाले में, गेट यूजर्स में हमने क्या लगाया है, गेट यूजर, ये ऑथेंटिकेशन है ना, इसको ऑथेंटिकेशन को अभी डिलीट कर देते हैं अभी, क्योंकि फिर ऑथेंटिकेशन लेंगे तो फिर चलेगा नहीं, ठीक है। गेट यूजर्स है, गेट यूजर के अंदर हमने जो हमारा पूरा एपीआई होगा उसके आगे हमें गेट यूजर्स लगाना है। तो गेट यूजर वाले एपीआई को हमें यहाँ पे कॉल करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि फेच यूजर के अंदर हम लोग http डॉट क्लाइंट एक ये ऑब्जेक्ट इसके अंदर पास करेंगे, ठीक है। और असिंक मेथड बनाएंगे, असिंक मेथड के अंदर हम लोग लेंगे क्या, असिंक की स्पेलिंग में ठीक कर देता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, एक काम जरूर कर लेता हूँ कि http वाले मेथड को इंपोर्ट कर लेता हूँ pubspecs.yml से। flutter.dv पे देखते हैं, है pubspecs.yml में http डॉट डार्ट, http auth, http डॉट मिडलवेयर डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन, हाँ ये भी इसमें होगा, मिडलवेयर http auth डॉट डार्ट, नहीं ये तो ऑथेंटिकेशन वाला ना, हमें तो सिंपल http चाहिए। एक सेकंड रुको, मैं इसको देखता हूँ पैकेज कौन सा है वो, http वाला पैकेज देखना पड़ेगा, कौन से पैकेज में है वही में। चलो पुराने वाले पैकेज ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, हम लोग यहाँ पे एक और पैकेज इंक्लूड कर लेते हैं, वो है http, ठीक है जी। http का कौन सा वर्जन लेंगे, और मेरे पास जो वर्जन लिखा हुआ है वो है 0 कैप में, एक सेकेंड, कैप में मेरे पास जो वर्जन है, कैप में वर्जन है 0.12.0+2, और इसको मैं करता हूँ pub.get, पता लग जाएगा ये अभी भी काम कर रहा है नहीं कर रहा, z0, ठीक है ये चल रहा है। तो चलते हैं वापस अपने लॉगिन वाले सर्विस, हम लोग थे यहाँ पे सर्विसेज पे। सो ये आ गया, गेट डिपेंडेंसीज करते हैं और यहाँ पे ये कंफर्म हो गया कि हाँ यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो फ्यूचर का मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ फेच यूजर, ठीक है। जब भी मुझे यूजर फेच करने हैं तो मैं क्या करूँगा, फेच यूजर फंक्शन को कॉल करूँगा और वो मेरे को यूजर जो है वो फाइंड आउट करके दे देगा कि कितने हमारे पास यूजर का डेटा वहाँ पे पड़ा हुआ है। अच्छा ठीक है, ये भी हो गया। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं आगे। तो यूजर सर्विसेज के अंदर मेरे को यूजर कॉल करने के लिए क्या करना होगा, यूजर कॉल करने के लिए मुझे एक एपीआई हिट करनी होगी, ठीक है। तो मैं एक स्ट्रिंग लेता हूं, स्ट्रिंग URL, और स्ट्रिंग को एस कैपिटल लेंगे, सॉरी, स्ट्रिंग URL इज इक्वल्स टू, और इसके अंदर मैं URL पेस्ट कर लूंगा जो URL मेरे को हिट करनी है। हर बार एपीआई के टाइम पे जो भी URL मेरे को हिट करनी होगी मैं यहाँ पे हिट कर लूंगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे URL चाहिए होगी। अगर मैं लोकल होस्ट पे, मतलब जैसे मैं यहाँ पे npm स्टार्ट करता हूं तो मेरा लोकल होस्ट एक बन के आएगा URL, और लोकल होस्ट को अगर मैं अपने से एंड्रॉइड स्टूडियो से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा तो वो कनेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि HTTP जो सिक्योर्ड वाली लाइन है ना वो हमें अवेलेबल नहीं होती। तो इसलिए मुझे क्या करना होगा, मुझे इस पूरे के पूरे मतलब सिस्टम को, इस एपीआई को मुझे सर्वर पे हिट करना होगा, मुझे सर्वर पे रखना होगा। जो हेरोकू पे सर्वर पे हम लोग रखते थे उस पर मुझे रखना होगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसको पहले सर्वर पे भेजना होगा और फिर सर्वर से जो लिंक आ रहा है उस लिंक को मेरे को यहाँ पे यूज करना होगा। तो मेरे पास ऑलरेडी सर्वर का वो है, लिंक था ना, हमने जो जब पिछली बार डिप्लॉय किया था इसे, तो वहां पे था हमारे पास न्यू, ये क्या हुआ, पोस्टमैन को क्यों हैंग हो गया, एक सेकेंड, कम ऑन,
पोस्टमैन ऑलरेडी खुला हुआ है क्या? पोस्टमैन हाँ खुला हुआ है, ठीक है। सर्वर वाली लिंक जो थी वो हमारी नीचे होगी, लोकल होस्ट APRJ, हाँ ये रहा, ठीक है। ये APRJ, ये सर्वर पे हमारा लिंक था। तो /home तक हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करके इसको मैं क्या करता हूँ, इस URL के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और इसके आगे मैं जो भी चीज़ मेरे को, जो भी पर्टिकुलर API हिट करना होगा उसके आगे मैं वो लिख लूँगा। अब मैं क्या करूँगा, आसिंक मेथड मैंने बनाया, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि इस API को हिट करने के लिए मैं फंक्शन, एक सिस्टम लिखूंगा। कैसे? फाइनल रेस्पॉन्स, फाइनल रेस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट, और अवेट के अंदर हम क्या करेंगे, http.get करना है, क्योंकि गेट API लगाना है, तो गेट API हमने लगाया, और इसके अंदर हम लोग पास करेंगे क्या, URL, $URL, उस वेरिएबल को ऊपर जो स्ट्रिंग वेरिएबल मैंने डिफाइन किया उसको मैंने यहाँ यूज कर लिया, $URL प्लस, अब पर्टिकुलर API के लिए यूज करने के लिए मैं क्या करूंगा, /u/, और इसमें मैं लगाऊंगा क्या, गेट यूजर। API का नाम गेट यूजर है, तो इसलिए /get user मैंने लगाया, और इसके बाद में मैं क्या करूंगा, इसको चेक करूंगा कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा, तो इसके आगे मैं पैरामीटर्स दूंगा, कॉमा, पैरामीटर्स में हेडर्स मुझे कुछ देना है, अगर मुझे कुछ हेडर पास ऑन करना है तो मैं हेडर पास ऑन करूंगा, अदरवाइज अगर मुझे कुछ हेडर वगैरह पास नहीं करना तो मैं डायरेक्ट कर लूंगा। तो अगर मैं इस API को, पर्टिकुलर API जो मैंने यहाँ पे लिखी है, इसको हिट करने की कोशिश करूँ, तो हमारा यहाँ पे देख लेते हैं गेट यूजर आ रहा है या नहीं आ रहा। गेट यूजर, इसको हिट करते हैं, गेट फंक्शन के साथ में सेंड किया, तो देखते हैं अभी, क्योंकि सर्वर पे इसलिए थोड़ा टाइम लेगा। हाँ ठीक है, तो यानी कि ये हमारे पास गेट यूजर हमारा काम कर रहा है। तो हमने क्या किया, इतना पर्टिकुलर हिस्सा जो है, ये होम तक का, /home तक का जो डेटा है, इसको हमने कॉपी करके और URL में पेस्ट कर लिया, ताकि कल को जब हमें URL चेंज करनी हो तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल चेंज करें, बाकी सब कुछ सेम रहे, ठीक है। अब देखो, जैसे हम एक API हिट करेंगे तो इमीडिएटली रेस्पॉन्स के अंदर इसका आउटपुट आ जाएगा। तो अब ये जो रेस्पॉन्स कोड है, इस रेस्पॉन्स को हमें देखना है कि रेस्पॉन्स जो है वो सही आया है या नहीं आया। तो मैं क्या करूंगा, स्टेटस चेक करूंगा, इफ रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड इज इक्वल्स टू या डबल इक्वल्स टू 200। अब देखो गाइज, क्या हो रहा है कि जब हमारा API सही से सक्सेसफुली हिट हो रहा है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, दूसरे वाला चलाता हूँ, वही वाला हमारा जो चल रहा है। हाँ, जो हमारा API सही सक्सेसफुली हिट होता है तो यहाँ पे स्टेटस 200 ओके लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो 200 ओके मतलब कि हमने यहीं पे देखना है कि स्टेटस कोड जो है 200 है, यानी कि API सक्सेसफुली हिट हुआ है। तो अगर वो हिट हुआ है तो हमें क्या करना है, रिटर्न, और रिटर्न के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूट। अभी कंप्यूट का भी बताता हूँ क्यों हम लोग कंप्यूट लगा रहे हैं, पार्स यूजर्स कॉमा रेस्पॉन्स डॉट बॉडी, और रेस्पॉन्स डॉट बॉडी को हम लोग पार्स यूजर के साथ में रिटर्न कर देंगे। अब उससे पहले मैं क्या करूंगा कि यहां पे ना कंसोल, या प्रिंट कर लो डायरेक्ट, प्रिंट रेस्पॉन्स डॉट बॉडी, और रेस्पॉन्स बॉडी को मैंने प्रिंट कर लिया, जो भी रेस्पॉन्स वहां से आएगा उसकी बॉडी को मैंने प्रिंट कर लिया। अब कंप्यूट ये फंक्शन दिखा नहीं रहा है, क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि कंप्यूट वाला हमने फाउंडेशन जो है वो यूज नहीं किया। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फाउंडेशन वाली जो फाइल है उसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लूंगा, पैकेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट पैकेज, और इसके अंदर मैं डालूंगा फ्लटर /फाउंडेशन। देन कंप्यूट वाला एरर खत्म हो गया। अब पार्स यूजर दिखा रहा है। पार्स यूजर क्या है, जब हमारा डेटा हमारे पास आ रहा है तो उस डेटा को हमें जेसन के अंदर कन्वर्ट करना है, ताकि हम लोग उसको रीड कर पाए, उसको समझ पाए। तो जेसन के अंदर रीड करने के लिए मैं क्या करूंगा, मुझे यहाँ पे जो फंक्शन है फ्रॉम जेसन, ये फ्रॉम जेसन वाला फंक्शन जो है इसको कॉल करना है। तो इसको कॉल करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको कॉल करने के लिए मैं एक अलग से सेपरेट फंक्शन पार्स यूजर के नाम से बनाऊंगा। तो मैंने लिखा क्या, ये फ्यूचर हो गया क्लोज। अच्छा, फ्यूचर के बाद में मैं लिखूंगा लिस्ट ऑफ यूजर्स, लिस्ट ऑफ यूजर्स, देन पार्स यूजर्स, और इसके अंदर मैं लिखूंगा स्ट्रिंग रेस्पॉन्स बॉडी, रेस्पॉन्स
बॉडी, ये फंक्शन मैं पास करूंगा, ठीक है। स्ट्रिंग रेस्पॉन्स बॉडी आएगा। इस रेस्पॉन्स बॉडी को मुझे क्या करना है, अब जो रेस्पॉन्स बॉडी आई है इसको मेरे को पार्स करना, मतलब इसको कन्वर्ट करना है अपने अकॉर्डिंग, मतलब अपने जेसन के फॉर्म में। तो मैं करूंगा फाइनल पार्स, एक वेरिएबल ले लिया मैंने पास्ट इज इक्वल्स टू जेसन डॉट डिकोड, ठीक है, जेसन डॉट डिकोड। और जेसन डॉट डिकोड के अंदर मैं लिखूंगा रेस्पॉन्स बॉडी, रेस्पॉन्स बॉडी जो वेरिएबल हमने वो जो पैरामीटर ऊपर लिया है वो डॉट कास्ट, कास्ट क्या करना है हमें, मैप, मैप, मैप किस में करना है, स्ट्रिंग में, string कॉमा डायनेमिक, और ये फंक्शन कॉल हो जाएगा यहां से। और जैसे ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, अब ये जेसन डॉट डिकोड में क्यों एरर दे रहा है, जेसन 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 रिमूव अनयूज्ड लोकल वेरिएबल, जेसन का हमने ऊपर वो पास कर लिया, कन्वर्ट, कन्वर्ट ले लो, इसमें कन्वर्ट लेकर के भी नहीं होगा ना, कंट्रोल रिमूव अनयूज्ड लोकल वेरिएबल, हाँ इंपोर्ट लाइब्रेरी, जेसन लाइब्रेरी डॉट कन्वर्ट लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट कर ली। अच्छा ये हो गया। अब जैसे होगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न जो भी डेटा आया पार्स्ड डॉट पार्स्ड डॉट मैप, मैपिंग कर लें, मैप, हाँ ठीक है, यूजर, यूजर को मैप कीजिए, यूजर, यूजर मतलब यूजर्स। इस पूरी पूरी जेसन फाइल को ये हमारी क्लास के अकॉर्डिंग मैपिंग करेगा। तो मैपिंग करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इमिडिएटली जैसे ये मैप हो जाएगा तो बस अपना जेसन वाला कॉल कर देंगे, जेसन, देन इसके अंदर हम लोग करेंगे यूजर्स डॉट फ्रॉम जेसन, और इसके अंदर पास करेंगे क्या, इसके अंदर हम लोग पास करेंगे जेसन डॉट टू लिस्ट। नो ये हो गया। इसके बाद इसमें एरर दिखा रहा है, ये क्या है, इंसर्ट सेमीकोलन, ओके। देन और टू लिस्ट इज नॉट डिफाइंड फॉर द टाइप ऑफ यूजर, जेसन टू लिस्ट इज नॉट डिफाइंड, टू लिस्ट इज नॉट डिफाइंड क्यों, यूजर्स डॉट फ्रॉम जेसन मेथड टू लिस्ट, एक मिनट, नहीं ये तो ठीक है, इसमें तो कोई एरर नहीं, एक मिनट, हमने पैरेंथेसिस गलत जगह बंद कर दी ना, हमने पैरेंथेसिस यहाँ बंद करने थे, हाँ अब ठीक है, ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया, अब ये हो गया। अब देखो हमने यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने एपीआई हिट करी, जो रिस्पॉन्स आएगा एपीआई का वो रिस्पॉन्स के वेरिएबल के अंदर है, उसका स्टेटस कोड चेक करेंगे 200 है या नहीं। अगर 200 है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे रेस्पॉन्स डॉट जेसन डॉट रेस्पॉन्स बॉडी को, ठीक है। और अगर वो प्रिंट हो गया और उसके साथ साथ क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे पार्स यूजर में रेस्पॉन्स बॉडी को। पार्स यूजर मतलब इस फंक्शन के अंदर रेस्पॉन्स बॉडी को हम लोग वो कर दिया, हमने पास ऑन कर दिया। वो क्या करेगा, इमीडिएटली जो जेसन ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये जो जेसन ऑब्जेक्ट हमारे पास आएगा, इस जेसन ऑब्जेक्ट को हमारे क्लास के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैप कर देगा। मतलब कि इन सारी की सारी चीजों, इन सारे वेरिएबल्स के अंदर वो पर्टिकुलर वैल्यू को पुट कर देगा। और जैसे ये पुटिंग हो जाएगी तो इमीडिएटली अब हमारे पास ये यूजर ऑब्जेक्ट है, हम इसको जैसे चाहें इसको अपने फ्रंट एंड के अंदर यूज कर सकते हैं। अब पॉइंट ये आता है कि हमें क्या करना है, इस सर्विसेज वाले फंक्शन को, इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करना है। देखो हम लोग फेच यूजर को कहां से कॉल करेंगे, हम लोग फेच यूजर को कॉल करेंगे यूजर वाले सेक्शन से। यहां जो हमने बटन बनाया है, ये फ्लैट बटन, इस फ्लैट बटन से हम यूजर वाले को कॉल करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा, मतलब आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा हमारे पास, ठीक है। हम लोग ये देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे अपने इसमें आगे, एक सेकेंड, लाइब्रेरी के अंदर, लाइब्रेरी में हमारे पास लॉगिन में हम लोग, हाँ ठीक है, लॉगिन से कर लेते हैं, अभी फिलहाल लॉगिन से कर लेते हैं, क्योंकि हमें तो लॉगिन से फिर डेटा कॉल भी तो करना है ना। ठीक है, तो डेटा कॉल भी करना है, चलो कोई बात नहीं, यहीं से करते हैं हम, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ऑन प्रेस इवेंट इसका डिज़ाइन करता हूँ। तो ऑन प्रेस इवेंट में मुझे क्या करना है, आसिंक मेथड एक यूज़ करना है, और आसिंक मेथड में मुझे वो पर्टिकुलर फंक्शन जो हमारे पास सर्विसेज में डिफाइंड है,
वो पर्टिकुलर फंक्शन मेरे को फैच यूजर फंक्शन जो है वो कॉल करना है, किसके साथ, HTTP क्लाइंट के साथ में। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वापस आऊंगा, सर्विसेज लॉगिन में वापस आऊंगा और HTTP क्लाइंट के साथ में मतलब मैं अपना फंक्शन वो कॉल करूंगा। तो फैच यूजर मैंने किया और इसके अंदर मैंने लगाया सेमीकोलन। अब ये क्लाइंट यहाँ पे, ये क्लाइंट वाला एरर क्यों दे रहा है, फैच लॉगिन क्लाइंट, एक सेकंड इसको डिलीट करेंगे तो अच्छा वहाँ पे वो कमी दिखाएगा ना, वही वाला वही लेना पड़ेगा, एक मिनट। तो अच्छा एक सेकंड बताता हूँ मैं। यहाँ पे इसको कॉल करने के लिए हम HTTP क्लाइंट यूज़ करेंगे, HTTP डॉट क्लाइंट और CLIENT, HTTP डॉट क्लाइंट। और HTTP डॉट क्लाइंट जो है, HTTP हमारे पास अनडिफाइंड दिखा रहा है, ऊपर इसका हमें वो है इंपोर्ट करना है HTTP का। तो वो जो हमने सर्विसेज में डिफाइन किया था वही वाला कॉपी कर लेते हैं HTTP पूरा का पूरा, और कॉपी करके हम लोग अपने लॉगिन में यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं, सेव करते हैं। एंड नाउ हॉट रिलोड एरर दिखा रहा है, एरर देख लेते हैं डाटा एनालिसिस में कहाँ पे एरर है। मेथड यूजर फ्रॉम जेसन इजंट डिफाइंड फॉर द टाइप यूजर्स, यूजर फ्रॉम जेसन इज नॉट डिफाइंड फ्रॉम द टाइप यूजर। यहाँ पे क्या डिफाइन किया हुआ है, यूजर्स है, ओके। तो ये वेरिएबल का नाम हम यूजर्स रख लेते हैं, हाँ यूजर्स फ्रॉम जेसन यूजर्स, और यहाँ पे भी आएगा तो यूजर, ठीक है। आर्गुमेंट टाइप कैन बी असाइन टू द प्राइमरी टाइप, अच्छा क्लाइंट CLIENT, आर्गुमेंट रिक्वायर्ड पोजिशनल पैरामीटर एक्सपेक्टेड HTTP क्लाइंट। एक सेकंड को, इसको कॉल करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड। हमें वहाँ से डेटा लाना है, ओके। और डेटा लाने के लिए हमें क्लाइंट की ज़रूरत है, यूटिल्स, ठीक है। इसके अंदर हम लोग डिफाइन तो करके चल रहे हैं, ओके ऐसा करते हैं, फिर कंस्ट्रक्टर के साथ में कॉल कर लेते हैं अगर वो नहीं दिखा रहा तो। HTTP डॉट क्लाइंट, हाँ ठीक है, कंस्ट्रक्टर के साथ ही कॉल कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने फैच यूज़र कॉल किया है यहाँ से, और ये फैच यूज़र कॉल हो जाएगा वहाँ पे। अब मैं इसको क्या करता हूँ, एक बार ऐप को ना रीरन करता हूँ, री इंस्टॉल करके, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। तो अब हम यहाँ देखेंगे, देखो आउटपुट, ये जो आउटपुट विंडो है, रन वाली विंडो है, इसके अंदर ही हमें यहाँ पे जो भी जेसन ऑब्जेक्ट है ना, ये पर्टिकुलर जेसन ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे दिखाने लग जाएगा। ये अभी देखते हैं, राइट। अब देखो ये हमारा आया स्प्लैश स्क्रीन, और इमीडिएटली हम लोग जाएंगे लॉगिन पे। अभी साइन इन पे हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ साइन इन पे हमें बटन पे ऑन प्रेस करना है, और यहाँ पे हम लोग आउटपुट देखेंगे कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है। ये मैंने साइन इन बटन पे क्लिक किया, क्लिक नहीं हुआ, एक सेकेंड, साइन इन पे क्लिक करते हैं। ये मैंने क्लिक किया साइन इन पे, तो ऑन प्रेस इवेंट जनरेट क्यों नहीं हुआ, एक सेकेंड, लॉक कैट में देखें, नहीं लॉक कैट में भी नहीं दिखा रहा है ना, अरे अरे कहाँ गया, गेट रन, ठीक है। ये तो सब इसका ऑन प्रेस हमने डिफाइन तो कर दिया, फ्लैट बटन का किया है ना हमने ऑन प्रेस, हाँ ठीक है। तो ये फिर क्यों नहीं चल रहा सिंक मेथड में, यहाँ पे डेटा आ नहीं रहा, नहीं एक सेकेंड, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो 1 2 3 इसमें डालते हैं 1 2 3 एंड देन क्लिक करते हैं,
ओके, रन नहीं हुआ। रन क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि टेक्सटाइल साइन इन, ये ठीक है, ये भी ठीक है। एक सेकंड, मैं अपना फ़ोन कनेक्ट करता हूँ और फ़ोन पे से करता हूँ। इसमें एमुलेटर में मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से नहीं हुआ। एक सेकंड। अब मैं इसको ना अपने फ़ोन में ही एक बार रन कर लेता हूँ। ठीक है, आउटपुट आप लोगों को स्क्रीन का आउटपुट नहीं दिखेगा, बट लेकिन यहाँ पे जो भी सिस्टम चल रहा है ना वो पूरा पूरा दिखाई दे जाएगा आपको। अभी हमें देखना है कि वहाँ से यहाँ पे डेटा आना चाहिए। फेच यूज़र हमने कॉल किया और कॉलिंग के बाद में सर्विसेज के अंदर फेच यूज़र कॉल हो गया, तो इसके अंदर मैं डाल देता हूँ प्रिंट फेच कॉल्ड। ठीक है, ये रन हो गया मेरे फ़ोन में, अभी तो रन हो रहा है। अब देखते हैं आउटपुट आ रहा है नहीं आ रहा, एपीआई हिट हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो मैंने साइन इन बटन पे क्लिक किया और ये जो बटन है ये काम नहीं कर रहा है। बेसिकली काम क्यों नहीं कर रहा है? बटन काम नहीं कर रहा है बेसिकली, ये क्यों? फ्लैट बटन है और कंटेनर के अंदर है, इसलिए काम नहीं कर रहा शायद। नहीं, पर दिखाई तो दे रहा है ना हमें। फ्लैट बटन कंटेनर के अंदर आ गया, यहाँ पे ये आ गया फ्लैट बटन। ऑन प्रेस इवेंट हमने इसका लिया है और इसके बाद में बिल्डर तो अभी यूज़ नहीं करना। बिल्डर यूज़ करेंगे तो फिर कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाएगी। अभी हम लोग वही करेंगे, ऑन क्लिक पे ऑन प्रेस पे काम करेंगे। एक सेकेंड रुको। इसमें हम लोग लेकर के चल रहे हैं ऑन प्रेस आसन। HTTP fetch यूज़र, ये तो सब ठीक है। ऑन प्रेस आसिंक के अंदर हमने पूरा पूरा डाल दिया है सेक्शन। एक सेकेंड, ऑन प्रेस के अंदर रिजल्ट देख लेते हैं एक बार, फिर ऐसे करते हैं। रिजल्ट इज इक्वल्स टू await string, result equals to await। This user can't be assigned to the string। अच्छा ठीक है, ठीक है, इसको देखते हैं, सेव करके देखते हैं। मैं दोबारा रिलोड करता हूँ, साइन इन पे मैं क्लिक करता हूँ। हाँ ठीक है, अब चल रहा है। वो अवेट का प्रॉब्लम था। फैच यूज़र कॉल्ड हमारा चल पड़ा है। ठीक है, और ये अभी कॉलिंग कर रहा है। ठीक है, क्योंकि सर्वर से डेटा आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सर्वर हमारा स्लो हो जाता है ना, वो डायनो आवर्स चलते हैं उसमें हेरोको पे। तो फैच यूज़र कॉल्ड हमने लिखा है। अभी आउटपुट हमारा क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि ये अभी फैच कर रहा है। अब देखते हैं, फ़ोन में नेट तो है। ठीक है, तो ये अभी डेटा फैच करेगा। फिर दोबारा क्लिक करते हैं, फैच यूज़र कॉल्ड आ गया। ठीक है, एपीआई देख लेते हैं हिट हो रही है या नहीं हो रही है। तो एपीआई हिट करने के लिए हम लोग इसको फैच यूज़र कॉल्ड को नीचे मूव कर लेते हैं और मैं इसको फिर दोबारा एक बार और इंस्टॉल करता हूँ। फ्रेश डिलीटिंग द फाइल सिस्टम आ गया। मैं इसको फिर से इंस्टॉल करता हूँ। अब तो खैर एमुलेटर पे भी चला सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, स्टॉप करते हैं, एक मिनट, एमुलेटर पे चलाते हैं ताकि आप लोगों को भी आउटपुट दिखता रहे। देखिए एमुलेटर पे मैं इसे चला रहा हूँ। इंस्टॉल करते हैं दोबारा, और दोबारा इंस्टॉल करके फिर से रन करते हैं।
शाबाश, थोड़ा स्लो चलेगा। ये स्टार्ट हुआ, ये हमारा अब आएगा स्प्लैश स्क्रीन एंड देन इसके बाद में ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ। ये मैंने किया साइन इन पे क्लिक, और साइन इन पे क्लिक करने के बाद में फेच यूज़र कॉल्ड यहाँ पे आ गया, यानी कि एपीआई हिट हो चुकी है। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये स्टेटस कोड हो सकता है कुछ और हो, तो एक बार देख लेते हैं कि वहाँ से 200 स्टेटस आ रहा है या कुछ और स्टेटस आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले स्टेटस रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड प्रिंट करके देख लेते हैं हम लोग। प्रिंट रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड। ठीक है, इसको भी प्रिंट करके देख लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि भाई स्टेटस वहाँ से क्या आ रहा है। हो सकता है कि स्टेटस वहाँ से सही ना आ रहा हो। मैंने हिट किया 401 401 मतलब कि एरर है। ठीक है, तो यानी कि 401 का एरर हमें देखना है कि हमारा जो है ना ये एपीआई में कुछ गड़बड़ है, हम लोग एपीआई सही हिट नहीं कर पा रहे हैं। तो देखते हैं एपीआई क्या है। 401 में गेट यूज़र हमारा यहाँ पे तो हिट हो रहा है, गेट यूज़र यहाँ से हिट हो रहा है। और यहाँ पे हम लोग जो एपीआई हिट कर रहे हैं वो क्या है, heroku.com / अच्छा डबल स्लैश लग गया क्योंकि यहाँ पे भी एक स्लैश है और यहाँ पे भी एक स्लैश हमने लगा दिया, तो इस वजह से ये यहाँ पे हिट नहीं हो रहा था। ठीक है, मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ, अभी देखते हैं। और ये मैंने साइन इन पे क्लिक किया, देन फेच यूज़र कॉल्ड और फिर से 401 एरर आ रहा है। गेट यूज़र /home /URL $URL। और यहाँ पे आ रहा है गेट यूज़र, ये हमने कंकैटिनेशन तो ठीक है, URL का मतलब URL आ गया वहाँ पे। गेट यूज़र, फिर ये क्यों एरर दे रहा है 401, फिर से रन करते हैं। और हमारा जो API है इस पे गेट यूज़र हमने लगाया, / लगाया सेंड, तो एरर स्टेटस 200 ओके 401 ओके। तो यानी कि हमने वहाँ पे जो हेरोकू पे पुट किया हुआ है उसमें हमने वो लगाया हुआ है, यानी कि ऑथेंटिकेशन लगाई हुई है ना। ऑथेंटिकेशन के बिना ये 401 दिखा रहा है, इसलिए एरर। ओके, तो वहाँ पे फाइल जो है AUTH के साथ में गई हुई है। एक सेकंड रुको, फिर मैं हेरोकू पे चेंज करता हूँ स्टेटस ऐड git commit new changes and git push heroku main। एक बार वो ट्राई कर लेते हैं, एक बार इस पे पता लग जाएगा कोई एरर है क्या इसमें। अभी मैंने ऑथराइजेशन यहाँ से ऑथेंटिकेशन हटा रखा है ना, user.js में गेट यूज़र पे मैंने ऑथेंटिकेशन हटा दिया है। बिल्ड सक्सेसफुल एंड अभी हम यहाँ से हिट करके देखेंगे फिर। ठीक है, अब मैं API हिट करता हूँ दोबारा और यहाँ से पोस्टमैन से हिट करके देखता हूँ, तो हमारे पास डेटा आ रहा है। ठीक है, देन ऑथराइजेशन में हमने यहाँ हेडर्स में टोकन लगाया हुआ है ना, टोकन हटा करके देख लेते हैं, अभी भी डेटा आ रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ से हिट करता हूँ एक बार और, मैंने हिट किया साइन इन, फिर हाँ देखो गाइस फैच यूज़र कॉल्ड हुआ और पूरा का पूरा जो भी डेटा था हमारे पास वो यहाँ पे
डिस्प्ले हो गया। अभी ये डेटा यहाँ पे है, मतलब कि कंसोल के अंदर है, मतलब रैम के अंदर हमारे पास डेटा है। अब हम लोग चाहते हैं तो इसको जहाँ पे भी डिस्प्ले करना चाहते हैं ना, वहाँ पे लेबल वगैरह लगा करके हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं क्या करता हूँ कि लॉगिन वाले पेज में वो बिल्डर वाला काम मैं आपको वो बाद में बताऊंगा। अभी हम लोग देखते हैं, देखो हमारा डेटा यहाँ से फैच हो रहा है। तो जब डेटा फैच हो रहा है, अब सिमिलरली जैसे हमने यहाँ से डेटा फैच किया है ना एपीआई से और इससे डेटा फैच किया है, ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, टोकन फैच करेंगे। मतलब कि जब भी हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं, देखिए इसके अंदर मैं यहाँ पे करता हूँ साइन इन, ठीक है। साइन इन करना है हमें, तो साइन इन करने के लिए हमें बॉडी पास करना होगा, बॉडी के अंदर ईमेल आईडी और पासवर्ड हमें पास करना होगा। तो मैं यहाँ से जैसे साइन इन करता हूँ तो अब क्या होता है यहाँ पे ये गेट है ना, पोस्ट और ये आ गया टोकन। ऐसे ही मैं क्या करूँगा, टोकन यहाँ पे कॉल करूँगा फ्रंट एंड में, ठीक है। मतलब अपने यहाँ पे कॉल करूँगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सर्विसेज में एक नया फंक्शन बनाऊँगा और इस नए फंक्शन में मैं क्या करूँगा कि यहाँ से ये पूरा ऊपर वाला जो फंक्शन है ना, इसी को कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके इसके नीचे यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ। उस फंक्शन के अंदर यहाँ पे फेच यूजर है, इसकी जगह पे आएगा साइन अप, ठीक है, साइन अप यूजर। और इसके अंदर क्या होगा, गेट की जगह पे हो जाएगा पोस्ट, बाकी यूआरएल हमारी सेम रहेगी, बस यहाँ पे गेट यूजर की जगह पे हो जाएगा साइन अप, साइन अप, ठीक है। और क्योंकि हम लोग यहाँ पे बॉडी पास कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, बॉडी पास करनी होगी, ठीक है। अब ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा हो गया है। हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे बॉडी कैसे पास ऑन करने वाले हैं, ठीक है। ये पूरा कोड जो है मैं आप लोगों को अभी गिट पे अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग भी उसका रेफरेंस ले सकें और अपने सिस्टम में इसको तैयार कर सकें, ठीक है गाइज। तो अभी यहाँ तक हम लोगों ने किया कि हम लोग एपीआई को हिट कर चुके, हमने देखा कि एपीआई कैसे हिट होती है, वहां से जो डेटा आया है उस डेटा को अभी हमने कंसोल पे प्रिंट करके देख लिया, बस अपना सिंपल एक प्रिंट करके देख लिया कि कंसोल में वो डेटा यहाँ पे आ गया, जो भी हमारे पास वहां पे डेटा था वो हमने यहाँ पे प्रिंट कर लिया, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे कोई नया ऑब्जेक्ट अगर मैं ऐड ऑन करूँ तो वो ऑब्जेक्ट भी इमीडिएटली मुझे वहां पे दिखाई देने लग जाएगा अकॉर्डिंगली, जैसे भी मैं साइन इन करूंगा, जब भी मैं बटन प्रेस करूंगा ऑन प्रेस पे, इमीडिएटली मुझे वो डेटा साइन दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है गाइज। सो इस तरीके से हम लोग पूरा करते हैं। तो आज का एक छोटा सा रिव्यू अगर हम लें, बिल्कुल फास्ट रिव्यू, तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लॉगिन पेज का आउटपुट बनाया, मतलब डिस्प्ले बनाया, किस तरीके से डिस्प्ले आएगा, जैसा कि आपको सामने इम्यूलेटर पे दिख रहा है। फिर हमने उसके बाद क्या किया, जैसा हमारा बैकएंड के अंदर डेटाबेस के अंदर डिटेल है, वैसी ही डिटेल के साथ में मैंने यहाँ पे यूजर क्लास एक डिजाइन की और उसके अंदर सीरियलाइजेबल ऐड किया। ऐड करने के बाद में मैंने क्या किया, इसको मैंने टर्मिनल पे जाकर के मैंने एक कमांड रन की, कौन सी, ये वाली फ्लटर पब रन बिल्ड रनर, मैंने एक कमांड रन की। जैसी ये कमांड रन की तो इसने क्या किया, ऑटोमेटिक यहाँ पे एक पार्ट फाइल बना दी और उस पार्ट फाइल के अंदर 2 फंक्शन हमारे पास तैयार हो गए। फिर हमने सर्विसेज वाली एक फाइल बनाई जिसके अंदर हमने फंक्शन बनाया, कौन सा फंक्शन, हमने फंक्शन बनाया फेच यूजर का, और इस फेच यूजर फंक्शन के अंदर हमने एपीआई हिट कैसे करनी है उसका लिखा, और एपीआई हिट होने के बाद में किस तरीके से वो बिहेव करेगा वो पूरा का पूरा सेक्शन हमने लिख दिया। देन जैसे ही वो पूरा का पूरा एपीआई हिट होगा उसका रेस्पॉन्स आएगा, उस रेस्पॉन्स को हमने क्या किया, पार्स किया, कन्वर्ट किया अपने जेसन की फॉर्म में कन्वर्ट किया यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही ये जेसन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और उसके बाद में हमने इसको जैसे हम लोग डिस्प्ले करना चाहते हैं उस तरीके से हम लोग इसको डिस्प्ले करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से डिस्प्ले करेंगे। ये था हमारे पास यहाँ से डेटा, डेटाबेस से डेटा यहाँ पे लेके आने का, ये पहला हिंट ये था। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला जो फ्रंट एंड होगा उसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग साइन अप यूजर में हम लोग यहाँ से इस पर्टिकुलर फ्रंट एंड से, मतलब अपने फोन से डेटा कैसे बैकएंड तक भेजेंगे और कैसे वो वैलिडेट होगा और कैसे वहां से एक ओके या नॉट ओके का रेस्पॉन्स जो है वहां से रिपीट होकर के हमारे पास आएगा, रिटर्न होकर के हमारे पास वापस आएगा, ठीक है गाइज। तो ये आज हम लोगों ने पूरा का पूरा काम किया है। अभी प्रेजेंटली हो सकता है आप लोगों के पास में डाउट्स हो, लेकिन अगर कोई डाउट है, कोई ऐसा डाउट है जो आपको अभी आ रहा है तो वो मुझे बता दीजिए।